कुछ भी क्या है तो हम ठीक है नहीं आता तो पढ़ने का ये जो है मेन एक्चुअल पर्पस क्या ध्यान देना और एक पर्पस है ऐसे बड़ा ऐसे बड़ा मैं तो क्या ध्यान रखना तो एक्चुअली कौन सी बात करते हैं अपना मैक्सिमम हमारी इंप्लीमेंटेशन बस कैसे भी हो नहीं तो दिमाग में आया वो काम नहीं है जैसे जैसे अगर दिखा रहे हैं सवाल सूत्रों के साथ रहता है तो वो पढ़ने नहीं आता आपने तो ऐसा किया तो सारे कर हां ये नहीं करेगा एक्चुअली मतलब मैं नहीं है ये मतलब करने की जरूरत नहीं है आया अभी भी ऐसा नहीं है ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, और कोई महानुभाव? अरे कोई, ये क्या पुकार बज रहे हैं? हाँ मैम, सेकंड नंबर आप पीआईडी क्या होता है? देखो आप बोले ना जो ये इतना कम डेसिबल था, इतना कम कि आपके इस कान को भी सुनाई नहीं दिया। थोड़ा जोर से बोलो। आप ऐसे तो नहीं बोलते। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? क्या इतने धीरे बोलते? इतने धीरे बोलते हैं? ये हो ही नहीं सकता। जोर से बोलो। इतना जोर से बोलो कि इनके कान के पर्दे फट जाए। बोलो जोर से बोलो। जल्दी, क्या होता है पीआईडी? कैसे मतलब इन्फ्लेमेटरी किसका इन्फ्लेमेशन? तो आइडिया लगाओ। पेल्विक एरिया में, फीमेल के पेल्विक एरिया में जो ऑर्गन है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? तो क्या मैं बोल दूं पीआईडी के अंदर वेजाइटिस इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि पीआईडी अपर जेनिटल ट्रैक्ट के इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं। बोला जा सकता है ना? इसका मतलब क्या क्या आएगा इसमें? सर्विसाइटिस। यूट्रस का इन्फ्लेमेशन क्या होगा? यूट्राइटिस। क्या? यूट्रस के इन्फ्लेमेशन को क्या बोलेंगे? यूट्राइटिस है? यूट्राइटिस नहीं, मेट्राइटिस। क्या बोलेंगे? मेट्राइटिस। कभी नहीं होगा यूट्राइटिस, क्योंकि तीन लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो मेट्रियम के नाम से मेटाइटिस याद रखना। एंडोमेटाइटिस, मायोमेटाइटिस और पेरीमेटाइटिस। मायोमेटाइटिस होता है? होता है। मायोमेट्रियम लेयर तो होगा। यूट्रस की सबसे थिकेस्ट लेयर है जिसमें ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसी को मायोमेट्रियम बोलते हैं। यूट्रस की मिडिल लेयर को लिविंग लिगेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूट्रस की कौन सी लेयर को लिविंग लिगेचर बोलते हैं? जिसके अंदर मायो, क्योंकि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस की सबसे ज्यादा पोटेंशियल पाई जाती है। जब लेबर स्टार्ट होता है तो जो ट्यूबल ऑस्टिया होता है वो इसको जनरेट करता है कॉन्ट्रैक्शन, और मायोमेट्रियम में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है लिविंग लिगेचर किसको बोलते हैं? और लिविंग लिगेचर मायोमेट्रियम की भी मिडिल लेयर को। किसको? मायोमेट्रियम की भी मिडिल, मतलब मिडिल की मिडिल को। थोड़ा याद रखना है। तो पीआईडी का मीनिंग क्या हुआ? कि फीमेल के अपर जेनिटल ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाना क्या कहलाता है? पीआईडी। जैसे कि ओवराइटिस, ऊपराइटिस, फैलोपियन ट्यूबाइटिस, साल्पिंजाइटिस, यूट्राइटिस और सर्विक्स इन्फ्लेमेशन, सर्विसाइटिस। तो सर्विक्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों? सर्विसाइटिस, सर्विक्स इन्फ्लेमेशन बेवकूफ होगा पूछने वाला, कभी नहीं पूछेगा आपसे। तो तीनों चीजों के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। यूट्रस का इन्फ्लेमेशन मेटाइटिस, फैलोपियन ट्यूब का साल्पिंजाइटिस, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को साल्पिंग्स बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं, मुलेरियन डक्ट भी बोलते हैं, जो कि चार पार्ट होते हैं, 10 सेंटीमीटर लेंथ। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है? बस ओके, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें इन्फेक्शन क्यों हो सकता है? बैक्टीरियल हो सकता है, प्रोटोजोअल हो सकता है। मोस्ट कॉमनली इन्फ्लेमेशन हमेशा वही होता है, वो बैक्टीरियल ही होता है। अच्छा, आपने नाम सुना पेरिटोनाइटिस? क्या होता है पेरिटोनाइटिस? ये नेक्स्ट जो नॉर्थ साइड का पेपर है उसके लिए लिख के लीजिएगा कि पेरिटोनाइटिस के साइन पूछे जाएंगे, और आपसे पूछा जाएगा पेरिटोनाइटिस कैसे पता करोगे आप? एक कोई एब्डोमेन में पाए जाने वाले किसी भी ऑर्गन का इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसका कॉम्प्लिकेशन हो जाए, वो पेरिटोनाइटिस है। कोई भी ऑर्गन, पेरिटोनाइटिस बाहर से अंदर नहीं जाता, अंदर से बाहर आता है। अंदर का इंटेस्टाइन है, चाहे स्प्लीन है, चाहे पेनक्रियाज है, चाहे गॉल ब्लैडर है, चाहे लीवर है, चाहे कोई भी इंटेस्टाइन का कोई भी पार्ट है, चाहे एड्रिनल ग्लैंड है, चाहे किडनी है, कुछ भी एब्डोमेन का कोई भी पार्ट, चाहे पेप्टिक अल्सर हुआ है, किसी भी पार्ट का इन्फ्लेमेशन हुआ है और उसका कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो क्या हो सकता है? पेरिटोनाइटिस हो सकता है। मतलब क्या हुआ? हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट कैविटी कौन सी है? एब्डोमिनल कैविटी। कौन सी कैविटी? जैसे ये क्रेनियम कैविटी है, थोरैक्स कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ये पेल्विक कैविटी है। तो सबसे बड़ी कैविटी कौन है? एब्डोमिन। और सबसे बड़ी कैविटी की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मेम्ब्रेन कौन सी है? पेरिटोनियम। द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी इज पेरिटोनियम। तो इसका कवरिंग का इन्फ्लेमेशन, कवरिंग का कैसे होगा? अंदर वाले ऑर्गन का इन्फ्लेमेशन होगा तो बाहर आएगा। तो पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन आपको कैसे पता चलेगा? जैसे अपेंडिसाइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या है? पेरिटोनाइटिस। सुना है ना? जैसे पेरिटोनियल डायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन क्या है? पेरिटोनाइटिस। कैसे? कि जब आपके अंदर फ्लूइड में कोई इन्फ्लेमेशन होगा तो वो बाहर लेयर की तरफ आएगा और लेयर को भी इन्फ्लेम्ड कर देगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनाइटिस। तो कैसे पता चलेगा पेरिटोनाइटिस हुआ? आप किसी पेशेंट को देख रहे हो, आपको कैसे पता कि इस पेशेंट को पेरिटोनाइटिस हो रहा है? मैं ये 5 बार बता चुका हूं, आज फिर बता दूं। आपको कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट को पेरिटोनाइटिस है? जब आप एब्डोमेन का असेसमेंट करेंगे तो रिजिड, हार्ड, बोर्ड, टेंडर लाइक गार्डनिंग ऑफ द एब्डोमेन, सबका मीनिंग एक ही है। चाहे मैं रिजिड बोलूं, चाहे हार्ड बोलूं, चाहे बोर्ड लाइक बोलूं, चाहे और क्या बोलूं, गार्डनिंग ऑफ द एब्डोमेन, सबका मीनिंग एक है कि टाइट टेंडर एब्डोमेन हो जाना। विद फीवर, चिल्स, राइगर, नोजिया, वोमिटिंग, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी। ये तो इन्फेक्शन के साइन पता ही है आपको। जब फीवर आता है जोर से कंपकपी के साथ आता है, राइगर होते हैं, चिल्स होते हैं, नोजिया वोमिटिंग होता है और डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है। ये तो हो गया। और बाकी एब्डोमेन के साइन हो गए। ये क्या साइन आएंगे? पेरिटोनाइटिस के साइन आएंगे। तो कभी भी अंदर का इन्फ्लेमेशन होता है तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है। तो ये डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि अपने आप ही पता चल जाएगा कि इट इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ इन्फेक्शंस एंड द इन्फ्लेमेशंस ऑफ द अपर जेनिटल ट्रैक्ट। नहीं याद हो तो सिर्फ ये छोड़ दो, इतना पूरा नहीं पढ़ोगे। वजन के अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव इंटरनल ऑर्गन का इन्फ्लेमेशन पीआईडी में आता है। एंडोमेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवेरी, द पेल्विक पेरिटोनियम एंड द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, वजन इज नॉट इंक्लूडेड इन पीआईडी। सही बात है, समझ में आ गई इतनी? लिखोगे? ठीक। आज मैं कोशिश करूंगा कि गायनी पूरी हो जाए, फिर हम कल से सीएचएन स्टार्ट करेंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है? और आपको पता होगा कि सीएचएन अपन पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। पहले जब तक सीएचओ नहीं आया था ना, तब हम सीएचएन को थोड़ा शॉर्ट में कभी कैसे, मतलब पहले वेटेज कम ही हुआ करता था। जब से सीएचओ की वैकेंसी आई है उसमें सीएचएन और न्यूट्रिशन पूछा जाता है 90%। अगर 80 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 70 क्वेश्चन तो वही होंगे, 70 टू 75। और जितने भी पुराने सीएचओ के पेपर हुए हैं कि हमारे 100% क्वेश्चन आए, 90% नहीं। एक पेपर को छोड़ दे जिसमें सारे आयुर्वेद के पूछ लिए थे, उसको छोड़ दे तो अपने 95% क्वेश्चन आए।
मतलब 70 क्वेश्चन है उनमें से 68 एज पढ़ाए हुए मिलते हैं। तो जो सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं उनका ऐसे आंखें बंद करके हो जाएगा, ऐसे कुछ भी गोला भर के आओगे तब हो जाएगा। लेकिन आपको तो एम्स में जाना है, जाना है ना? अरे बबलू क्या धीरे धीरे बात कर रहा है? हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक है। काफी दिनों बाद दिखे, क्या बात है भाई? क्या हुआ? एग्जाम ग्वालियर? ठीक है, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। और ये पीछे वाले लोगों भाई, आप अच्छे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हो, बहुत बढ़िया हो, मान लिया, लेकिन फालतू आवाज मत करना, मैं आज आपको फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ। ज्यादा चूं चपट की ना तो फिर। हाँ जी, क्या हुआ? कट गया नहीं है? बताओ। हाँ बताओ बताओ। मैं पूछा क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या पूछा था? क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने, होमवर्क क्या दिया था आपको? याद ही नहीं कुछ लोगों को, तो प्रोग्राम में उलझ गए। प्रोग्राम में उलझ गए कि सर मेकअप करवाना है, बाल सेट करवाने हैं, 2 बार या छोड़ने हैं, फिर ऐसे ऐसे करना है, उसमें उलझ गए। अरे भाई पढ़ना भी था। अच्छा आपको ये भी नहीं पता डुक्रे डिजीज का नाम है, कौन सी ऑर्गेनिज्म का नाम है? ये भी नहीं पता आपको? एक डिजीज होता है जिसका नाम है कैनक्रोइड। क्या नाम है? कैनक्रोइड। उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? पूरा नाम क्या है? हाँ? हाँ, एक कैनक्रोइड नाम की एसटीडी होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, कैनक्रोइड। क्या नाम है? कैनक्रोइड। उसका पॉजिटिव एजेंट का नाम है हीमोफिलस डुक्रेई। मैं ये पूछा था डुक्रेई क्या है? एक पॉजिटिव एजेंट है जो कि कैनक्रोइड कॉज करता है, जैसे ट्रेपिनोमा पैलिडियम सिफिलिस कॉज करता है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबिकुलाई टीबी कॉज करता है, जैसे ही डुक्रेई कैनक्रोइड कॉज करता है। ठीक है, ये बात बताना चाह रहा था आपको। हीमोफिलस ये पॉजिटिव एजेंट है। जल्दी लिखो इसको। तो स्पेसिफिक पढ़ने की कोशिश करो, एग्जाम में 10 नंबर बढ़ जाते हैं। ये पुरानी आई हुई चीजें पढ़ो, अच्छी बात है, वो तो याद होनी चाहिए, कुछ स्पेशल भी पढ़ना होता है साथ जो एग्जाम में आ सकता है, पता होना चाहिए। कल के दिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तुम अच्छे से बार बार पढ़ो, स्ट्रॉबेरी टंग किसमें मिलता है, स्ट्रॉबेरी टंग सबको पता है, कवास्की में मिलता है, स्कारलेट फीवर में मिलता है, पुराना हो गया क्वेश्चन, सबको पता है, जोन्स क्राइटेरिया किसमें पुराना हो गया, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा पॉल बनेल टेस्ट किसमें मिलता है, तुम ताका झाकी करोगे, फिर क्या होगा उससे? पॉल बनेल म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम कौन सी डिजीज का दूसरा नाम है? कल के दिन क्वेश्चन आ गया, फिर क्या करोगे? तीसरा क्वेश्चन अभी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का कॉज क्या है? तुमने टीबी 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 पढ़ पढ़ के थके, तुम इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का कॉज क्या है? अब बोलो सर ये तो सुना ही नहीं कभी, यही तो आएगा। भाई नॉर्सेट के अंदर जो क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है लेकिन हमें पता नहीं है वो आते हैं, सीधा सीधा नहीं आता। सीधा का सही प्रोसीजर किसमें करते हैं? फिर बोलो ये क्या है? पहला ऑप्शन आएगा कसाई प्रोसीजर किसमें करते हैं, तुम मुझे ताका झाकी करोगे, ये कसाई क्या आ गया? हमारे सिलेबस में तो इस चीज को आपको खुद को कोशिश करना है, और मैं टाइम टाइम से आपको बताता रहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, और छत की वैल्यू तो आपको पता ही है। फिर तो लिखो जल्दी। कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? मेटाइटिस, अल्पिंजाइटिस, ऊपराइटिस, पेल्विक पेरिटोनाइटिस। वो तो चीजें मैंने क्वेश्चन बोले ना, वो घर जाकर पढ़ना है, नहीं मैं कल बता दूंगा। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का कॉज मैंने पूछा है, क्वेश्चन आएगा क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंगस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन, अगर वायरस है तो कौन सा वायरस, नाम बताओ, ऐसा आएगा सवाल। पॉल बनेल टेस्ट किसमें करते हैं? हैं? क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये कल पढ़ के आना। मैं अब आंसर बताऊंगा नहीं, मैंने कसम खा ली, क्योंकि आंसर बताऊंगा तो मेहनत करते नहीं हो। कम से कम तुम गूगल पर सर्च करोगे ना, तो तुम्हें एक लाइन कुछ मिलेगी, तुम कोशिश तो करोगे घर जाके, वरना तुम करते ही नहीं हो। फिर क्या सर स्पून फीडिंग करवा दो, स्पून फीडिंग से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, जितना ज्यादा तुम लोग सही से खुद पियोगे ना उतना ज्यादा सही रहेगा। किसमें करते हैं? म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम किसका दूसरा नाम है? आप बोलो, ये 3 बता दिए। ब्रांडेड लिक टेस्ट किसमें करते हैं? ये 4 बता दिया। जल्दी लिखो, आगे बढ़ो, इतना टाइम कहां है? हो गया, ये सबको पता है, पेज सबको पता है। ये भी नहीं पता तो फिर नींद ले लो, रजाई ओढ़ के सो जाओ घर में। पेज टेस्ट एलर्जी में करते हैं, किसमें करते हैं? एलर्जी का पता लगाना। इनको बोलते 1 करोड़ रुपए का एक सवाल, महंगे, बहुत महंगे हैं, इसीलिए बोलते हैं हम लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिला करते हैं। हम लोग मतलब यहाँ आप आए हो ना तो किस्मत से आए हो, जैन से आए हो तो बड़ी किस्मत से आए हो। हर कोई नहीं आ पाता, सोचते बहुत है, आ नहीं पाते। और जो घर से निकल गया आ गया, और 8 महीने मेहनत कर ली, उसका हो गया, वो जिंदगी भर ऐश मौज करेगा, कितने लोगों को गाइड करेगा। अरे आगे बढ़ूं, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? पीआईडी का मतलब है फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्फेक्शन होते हैं, क्या क्या रिस्क है? कॉज एग्जैक्ट नहीं होता कभी भी, तो रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है? मेंस्ट्रुएशन, मतलब अगर पेरिनियल हाइजीन नहीं है, स्टार्टिंग टीनेजर में मेंस्ट्रुएशन, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, अगर थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, अवेयरनेस नहीं है तो। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या पार्टनर के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, दो रीजन इसमें 2 चीजें, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स इसके साथ में लिख सकते हो, पार्टनर का मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स उसकी वजह से भी हो सकता है। एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कभी लेना कभी नहीं लेना, उसकी एब्नॉर्मलिटी, इरेगुलरिटी, किसी को पहले पीआईडी की या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की हिस्ट्री है, आईयूसीडी यूजर्स, क्योंकि उसका कॉम्प्लिकेशन क्या, ब्लीडिंग वगैरह, ये फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी अंदर रहेगी तो हो सकता है पीआईडी हो जाए, उसकी वजह से एटोपिक प्रेगनेंसी इसका कॉम्प्लिकेशन है, आपको पता ही है क्यों होता है, क्योंकि आईयूसीडी फॉरेन बॉडी अंदर रहेगी, इंफ्लेमेशन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, और वो आगे जाके पीआईडी कर सकता है। एरिया विद हाई प्रिवेलेंस ऑफ एसटीडी, जहां पे एसटीडी ज्यादा है वहां पर नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में एसटीडी फैलने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तुम जानते हैं कि एक जहां पर टीबी नहीं है तो वहां पर टीबी का नया केस पैदा नहीं होगा, एक वहां पर टीबी के 10 केस है तो वहां पर टीबी के नए केस हो सकते हैं, तो एसटीडी है तो वहां पर किसी न किसी को और भी हो सकता है, हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल ऐसे।
सही है, लिख रहे हो बराबर। थोड़ा जल्दी से लिखने की कोशिश करो, टाइम लिमिटेड है और सिलेबस अनलिमिटेड हो रहा है। हो गया ना, बढ़िया। अच्छा, एक सवाल पूछूं, जिसने भी बता दिया वो ज्ञानी नहीं है, महाज्ञानी है। और मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप सभी महाज्ञानी हो, आज नहीं तो कल होंगे जरूर। आपने एक नाम सुना, प्रियन डिजीज, सुना भी नहीं है? सुना भी, आपने सुना? किसने सुना? आपने सुना, वेरी गुड। वो सुनना भी अच्छी बात है। आप बोले सर आपने ये क्या सुना दिया, ये हमारे सिलेबस का है। हाँ मैम, क्या होता है? बहुत बढ़िया, अभी 50% सही बता दिया कि इसका एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 50% कम हो गए। कोई ना कोई प्रोटीन की एब्नॉर्मलिटी, ऐसा कुछ बता रहे हो तो दो ऑप्शन तो हट जाएंगे। फिर ये भगवान का नाम लेके तुक्का भी मारेंगे तो भगवान सुन लेगा। जब चारों ही नहीं पता होगा तो क्या करोगे आप? तो ये कल पढ़ के आना, प्रियन, PRION, प्रियन डिजीज क्या है, एक लाइन में, ठीक है? एक लाइन में आंसर देना, आप बताओगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुनो सुनो सुनो, इसका दूसरा नाम है क्रोर्स-फेल्ड-जैकब डिजीज। वाह, हाँ बताओ क्या? हाँ, ब्रेन को अफेक्ट करता है क्योंकि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, वेरी गुड। काफी हद तक आप नजदीक पहुंच गए, ऐसी, हाँ ठीक है, ऐसे क्रोर्स-फेल्ड, हाँ ऐसा कुछ बोल रहे हो आप? हाँ सही बात है, मतलब कोई नॉन वेज आइटम कंटामिनेटेड मीट खाने से भी हो सकता है, सही बात है। अब कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं पीआईडी को? पहला है वैक्सीनेशन, पहला वैक्सीनेशन है एचपीवी। क्या है एचपीवी? इसको एक बार भूल जाओ प्लीज, ये याद रखो, ये नहीं, ये तो एक्स्ट्रा है कि जब हमारा बॉडी का बाकी सिस्टम हेपेटाइटिस वगैरह नहीं होगा तो फिर थोड़ा चांस कम है। एचपीवी क्या है? ह्यूमन सर्विक्स कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज है वायरस। क्या कैंसर वायरस से होता है? कोई पूछ लेगा, हाँ कौन से वायरस से? एचपीवी। क्या कैंसर बैक्टीरिया से होता है? हाँ कौन सा? एच पाइलोरी। क्या कैंसर प्रोटोजोआ से होता है? कल पढ़ के आना कौन सा? एचपीवी, हाँ होता है। बहुत सारे प्रोटोजोआ से होता है, एक कोई ऐसा प्रोटोजोआ भी है, एक ऐसा फंगस भी है। कैसे स्पेशल पढ़ना पड़ता है भाई? एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसका दूसरा नाम क्या है? नहीं पता। सर ने पढ़ाया, घर जाके किताबें फेंकी, सो गए, क्या करना अब? सर ने पढ़ा दिया, इससे बाहर नहीं आएगा। अरे मैंने, सर ने पढ़ा दिया, मैंने पूरा मैंने पढ़ा दिया, फिर भी पढ़ना है, रिवीजन करना है कि क्या पता कुछ पढ़ लो। क्या है दूसरा नाम? बता रखा है, मुर्गा बना दूंगा सबको, सुन लो, पहले बता रहा हूँ। और ऑनलाइन वालों के सामने कुछ लोग बोले सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, मजाक कर रहा हूँ बट नहीं, नाम किसी को नहीं पता एचपीवी का दूसरा नाम, आप दोनों को नहीं पता। हम्म, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? मुर्गा इसको बनाना पड़ेगा, इनको पता है। मेरे का एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये तो बताएगी बताएगी, अब ये भी नहीं बता रही, चुपचाप। कॉन्डिलोमा एक्यूमिनेटम, वेरी गुड। जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होने वाला होता है हम पहले उनको बता देते हैं, भाई तैयार हो जा मिठाई लेके, होगा सबका, लेकिन जस्ट कल कल भी एग्जाम हो जाए तो किस किस का हो सकता है हम पहले बता देते हैं। जो जो बंदे सेलेक्ट होने वाले हैं उनको हम पहले खुशखबरी पेपर से पहले ही दे देते हैं कि अगर तूने जानबूझ के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी 1.5 घंटे में, जानबूझ के, तो 100% सिलेक्शन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं सबका यही क्राइटेरिया, जितने भी लोग देख सही जा रहा है, ये गलती कर रहा है, ये गलती बंद करते काम हो जाएगा, ये गलती कम कर दे। ये हमें कोई भूत, हमको ऐसे कोई वो थोड़ी है जिसको पता चलता है कौन क्या है, या हमको ऐसे कोई अलग थोड़ी, आप में से स्टूडेंट ही हम भी, हम पता कैसे चलता है? पढ़ाते पढ़ाते बीच में से कुछ एक टफ क्वेश्चन पूछते हैं, बार बार 10 में से 5 क्वेश्चन कोई बता देता है, पता चल जाता है कि ये सही ट्रैक पे जा रहा है। अब कुछ लोग बताते नहीं है, मुझे आ रहा है, मैं क्यों बताऊं? तो फिर वो उसको हम बोल ही नहीं पाते, एक बेहतर हो जाए क्योंकि वो चुपचाप अंदर बैठा है। तो प्लीज अगर आपके पास में नॉलेज है तो उसको बाहर निकालना, लेकिन पूछे तब, पूछे किसी और को, सर 5 और 5 10, रुक जा, 11 होते हैं। तो समझ में आ गया? एचपीवी का दूसरा नाम कॉन्डिलोमा एक्यूमिनेटम। एचपीवी एक वायरस है, इससे बचने के लिए हम वैक्सीन देते हैं। एक वैक्सीन होती है सर्विवैक्स, नहीं आएगा पेपर में क्योंकि सर्विक्स कैंसर में सर्विवैक्स, बेवकूफ है क्या पूछने वाले? तो इसकी वैक्सीन होती है गार्डेसिल। कौन सी? गार्डेसिल। 3 वैक्सीन लगती है। कौन सी वैक्सीन? गार्डेसिल। जैसे वो पोलियो की ओपीवी होती है, डीपीटी होती है, जैसे होती है ना, ये गार्डेसिल। एडोलेसेंट फीमेल गर्ल में लगाते हैं। एडोलेसेंट नहीं लगाया, भूल गए, अवेयरनेस नहीं, तो बाद में भी लगा सकते हैं, 3 डोज होती है, ठीक है। तो ये हो गया एक, तो ये मैकेनिज्म, इससे बचा जा सकता है फ्यूचर में, पीआईडी होने के चांसेस कम हो गए क्योंकि वायरल इंफेक्शन नहीं होगा, एक सर्विसाइड तो नहीं होगा ना, तो रिस्क फैक्टर कम हो गया। नेक्स्ट, मोनोगेमी, गेमी वही मैरिज, तो अगर मोनोगेमी सिंगल पार्टनर, कहने का मतलब बेरियर, बेरियर मेथड का मतलब होता है जो बेरियर, जैसे फिजिकल मेथड की बात कर रहे हो, फिजिकल मेथड के ड्यूल बेनिफिट होते हैं। ड्यूल बेनिफिट का मतलब है ना केवल प्रेगनेंसी को रोकता है बल्कि एसटीडी से भी बचाता है। जैसे सारे बेरियर मेथड की अपन बात करते हैं तो बेरियर मेथड आ गया, इससे एसटीडी नहीं होगा। प्रेगनेंसी से थोड़ा बहुत चांस कम रहता है क्योंकि उस समय और जो पीएच होती है उसके अंदर दो और ज्यादा चांसेस कम रहते हैं, थोड़े बहुत रिलेटिवली, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। मेनोपॉज, ओसीपी, थिक म्यूकस प्लग, उसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन चेंजेस आ जाता है ओसीपी की वजह से, तो ये सारे थोड़े बहुत प्रोटेक्शन हो गए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। मेन तो एचपीवी है, गार्डिसिल वैक्सीन है, बाकी बेरियर, मोनोगेमी मोस्ट कॉमन दो। गेमी मींस मैरिज, आप पढ़ा होगा ना, सोशियोलॉजी में पढ़ोगे, फैमिली स्ट्रक्चर में पढ़ोगे आप, पढ़ लिया? पॉलीगेमी, मोनोगेमी, एंड्रोगोगी क्या होता है बताओ? एंड्रोगोगी, क्या मेल की मेल से शादी एंड्रोगोगी? अब मैं बताऊं, इसको बोलते हैं हिप्नोटाइज करना। आप सब बोले जाओगे किसमें? शादी में, इसका लेना देना ही नहीं है। एंड्रोगोगी क्या है? क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एंड्रोगोगी? ऑप्शन ए मेल टू मेल मैरिज, फीमेल टू फीमेल मैरिज, मेल टू फीमेल मैरिज, एक मेल 4 मैरिज, ऐसा कुछ, ऐसा। ऑप्शन डी, एंड्रोगोगी इज एडल्ट लर्निंग। आप फंस जाओगे किसमें? गेमी गोगी। अच्छा यही है,
एंड्रोगॉगी का मतलब है कोई अडल्ट होकर लर्निंग कर रहा है किसी भी चीज की, अडल्ट लर्निंग को एंड्रोगॉगी बोलते हैं। ये कौन बताए, तुम पढ़ते नहीं हो। एंड्रोगॉगी का मतलब अडल्ट लर्निंग, और एग्जामिनर मोस्ट चालू में बता रहा हूं आपको, वो आपको फंसाएगा और ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि हम छोड़ नहीं पाते। वन थर्ड में अब बताओ, आपने मैरिज की फैमिली की स्ट्रक्चर पढ़ ली, पोलोगमी मैनिगमी, वो जो भी आपने पढ़ ली, जितनी भी पढ़ी है, पेट्रियार्कल मैट्रियार्कल, वो आर्कल, ये आर्कल, खुद आर्कल, सब जो भी है, मैं डिस्कस नहीं कर रहा उसको। अब आपने पढ़ लिया, तो आपने पढ़ लिया तीन ऑप्शन उनमें से, फिर चौथा क्वेश्चन आएगा कि बताओ एंड्रोगॉगी क्या आप छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको तीन ऑप्शन का मीनिंग पता है। तो आप लोग शायद यही होगा एंड्रो मतलब, एंड्रोलॉजी मतलब क्या होता है, एंड्रोलॉजी का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी, फीमेल की स्टडी को गायनेकोलॉजी बोलते हैं। एंड्रोलॉजी का मतलब होता है फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी को एंड्रोलॉजी बोलते हैं। तो आप बोलोगे एंड्रो मतलब मेल, लॉजी मतलब तो स्टडी होता है, तो गोगी मतलब शादी। अरे भाई अडल्ट लर्निंग को बोलते हैं, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा चीजों को सीखना पड़ेगा, ये बात है। आगे बढ़ू क्या, ये सीखना पड़ेगा तभी मामला बनेगा। ये मुश्किल नहीं, इतना सा है नौ का सिलेबस, सिर्फ इतना सा। क्या बोल रहे हैं, क्या हुआ, मोबाइल में से फोन आता है तो बताता है उसका फोन आया ऐसे, यहाँ से बोल रहा है ये कौन बार बक कर रहा है। ऑर्गेनिज्म, नाइजीरिया गोनोरी मोस्ट कॉमन कॉज है पीआईडी का, क्लैमिडिया ट्राइकोमाटिस भी है, माइकोप्लाज्मा भी है। माइकोप्लाज्मा के बारे में बहुत एक अच्छी बात है जो पढ़ना है अच्छे से। सेकेंडरी और भी कोई रीजन, सेकेंडरी का मतलब ये डायरेक्ट स्टडी करते हैं, सेकेंडरी का मतलब और कोई इंफेक्शन, स्टेफाइलोकोकस हो गया, ऑरियस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, कैसा भी बैक्टीरिया हो गया, इसके अलावा जो डायरेक्ट स्टडी नहीं करता उसकी वजह से भी कई बार हो जाए वो सेकेंडरी में, नाम नहीं लिखे क्योंकि कोई भी हो सकता है, प्राइमरी याद रखना। माइकोप्लाज्मा के बारे में क्या बताओगे आप, एक लाइन कोई बताना चाहे तो, क्या बताओगे, कुछ बताना चाहोगे, व्हाट इज माइकोप्लाज्मा। सर आज तो डिप्रेशन में डाल दिया, डिप्रेशन नहीं, ये हमारी एंड्रोगॉगी चल रही है। आप सभी 18 साल से ऊपर हो ना, यस और नो, तो एंड्रोगॉगी में डिप्रेशन नहीं होता। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही अच्छी बात। जो समझ में आए वो ले लो, नहीं है तो हट लो। 10% चीजें रटनी होती है, पता क्या है, जब हम टीचर बनेंगे ना तब समझ लेंगे इसका मीनिंग क्या था। तो अगर कोई चीज बुक में क्वेश्चन निकालते टाइम समझ में नहीं आए ना, उसको एज इट इज माइंड के फोल्डर बनाओ, उसका नाम लिख दो आरटी, रट्टू तोता फोल्डर। तो होता 5% चाहिए, ज्यादा नहीं, 5%। ऐसे नहीं कि सारा रट्टू एग्जाम में गलत हो जाएगा, पूरा जितनी कोशिश कर लो समझने की समझ लो। 100 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका रेशनल नहीं पता आपको, तो उसको ये नहीं करना छोड़ दो, रेशनल नहीं पता क्यों पढ़े, रेशनल नहीं पता है कोई बात नहीं, इसका आंसर ये है, एग्जाम से एक दिन पहले वापस देख लो, इसका आंसर ये है। एग्जाम में आएगा गोला कर देंगे कि यूथनेसिया क्या है, मर्सी किलिंग, बस। अब क्या होती है मर्सी, मुझे पता ही नहीं था। मैं रायबरेली एम्स का पेपर देने गया, पहला पेपर आया था जिसमें 12 पोस्ट आई थी, 2018 जून में, चंडीगढ़ सेंटर था मुझे याद है। तो पेपर ऑफलाइन हुआ था, उसमें ऑनलाइन का ट्रेंड चल रहा था, पर पीजीआई चंडीगढ़ ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर लिया था। 100 क्वेश्चन थे टोटल, कोई भी उसमें मैथ रीजनिंग नहीं था, ऑफलाइन पेपर दिया मैं, बहुत अच्छा पेपर दिया, मस्ट ऑफ, बड़े बड़े क्वेश्चन। ऑफलाइन पेपर पढ़ा, पहला क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, दूसरा भी नहीं आ रहा, तीसरा भी नहीं आ रहा, चौथा भी नहीं आ रहा, मतलब आ रहा, मतलब कंफ्यूजन, पांचवा भी नहीं आ रहा, सिक्स्थ भी नहीं आ रहा, सेवंथ भी नहीं आ रहा। मैं घबराया नहीं, मैंने कहा मेरे को नहीं आ रहा, इसका मतलब इसने स्टार्टिंग में भी अवेयर कर दिया कि आगे भाई ध्यान रखना, आगे खड्डे हैं, अवेयर होकर चलना, पहले इजी आ जाता तो फंस जाता। मैंने चीजों को पॉजिटिव लिया, और कोई होता है तो उसको नेगेटिव ले लेता, अपन तो गए। भाई पेपर तो आपका था जैसा मेरा था, सही है कि नहीं है भाई, जो आप किसी और मेरे साथ दे रहे हो उसका मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है। सत्य है कि मेरा जो 1 से 10 नंबर है उसका 4 से 50 होगा, क्योंकि नंबर कभी सेम नहीं होते, नंबर कभी भी सेम नहीं होते। क्वेश्चन सेम है, बट जिसका एक नंबर है उसका हो सकता है वो 20वें नंबर पे है, क्वेश्चन क्वेश्चन ऊपर नीचे रहते हैं, क्योंकि पास बैठने वाला नकल नहीं कर ले, इसलिए क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस चेंज रहती है। तो नंबर क्वेश्चन सेम है, सीक्वेंस चेंज है। तो मैंने 10 9 क्वेश्चन तक नहीं आया, 10वां क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आया, मैंने 10 के 10 छोड़ दिए। अब स्टार्ट करेंगे 21 से, अब वहां से सब आ, लेकिन पटका है, सब करते 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 80 90 तक पहुंचे, मैंने कहा वापस चलते हैं एक की तरफ। तो वहां की ये आने लगे, स्टार्टिंग में अचानक से आप पेपर देखते हो, जब बीएससी नर्सिंग का आपने पेपर दिया होगा, जो ही आप 8 क्वेश्चन देखते हो आपके थॉट ब्लॉक हो जाता है, आपको कुछ नहीं आता। जो ही आप एक क्वेश्चन लिखते हो आपके धीरे धीरे माइंड के पोर्ट खुलते हैं, आपको सब आना शुरू हो जाता है। तो उसमें भी यही हुआ, और मैंने एग्जाम दिया और अच्छे से देके आया। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे मीनिंग नहीं पता, स्टूडेंट लाइफ में सारा रेशनल थोड़ी पता होता है कि इसका आंसर क्यों है, तो अपना तरीका था, जितना कोशिश कर लो, नहीं हो उसको रट लो। तो 4 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ रट रखे थे कि आया तो इसका आंसर ये करना है, और आएंगे जाएंगे का कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं। जब आप तैयारी करोगे 1 साल हो जाएगा ना, आपको आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आएगा, आपको पता चल जाएगा ये नहीं आ सकता, 1 साल बाद पता चलता है, सब पता चलने लग जाता है ये नहीं आ सकता, ये आ सकता है। जब आप कब, जब आप 5 10 पेपर दे दोगे तो पता चल जाता है। तो अब बैठ के चले गए, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, क्यों है नहीं पता है, खत्म बात। पेपर देके आए, दूसरे वालों से 5 नंबर ज्यादा आ गए, मस्त नंबर आ गए, बढ़िया। 1 से 10 तक एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था और एकदम बढ़िया आ गया। फिर मैंने सोचा अपना तो हो गई नहीं, सीटें 12 है, लेकिन उसमें बहुत हुआ नहीं, बहुत अच्छे से हो गया, बढ़िया रैंक के साथ हो गया। तब पता चला कि अगर मैं 10 क्वेश्चन में टेंशन ले लेता, मेरे साथ वाले थे वो थोड़ा 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 पाव बताएंगे, तो यार पेपर टफ है, पेपर टफ है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा पर्सनल, कोशिश पूरी करो समझने की, नहीं आए तो रट लो, कितने 2-4%। ऐसा नहीं बोलना मेरे को नहीं यार मैं क्यों पढ़ूं, टाइम्स में आप नहीं लिख सकते ये मुझे पढ़ाया हुआ नहीं है, प्लीज छोड़ दिया जाए। वो बोलेगा चलो आपको भी छोड़ दिया जाए, तकलीफ होगी बहुत ज्यादा। क्लिनिकल फीचर्स याद नहीं करना, रटना भी नहीं। पीआईडी का मतलब क्या है, पेल्विक एरिया में तो क्या हो सकता है, और इन्फेक्शन है, डिस्चार्ज पेन टेंडरनेस, खत्म। तो लोअर एब्डोमिनल पेन, एब्नॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज, एब्नॉर्मल ब्लीडिंग्स, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, दोनों हो सकते हैं। पीआईडी होगा तो यूरिनरी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। सिस्टमैटिक में फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, मैलेज, बेचैनी, मेंटल स्टेटस एब्नॉर्मल, अगर ज्यादा इन्फेक्शन होगा तो बस। आप बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, तो पता ही है। तो ऐसे ही एक सवाल आया था कि किसी फीमेल को नाइजीरिया गोनोरिया की वजह से पीआईडी हुआ है,
तो बताओ उसको क्या साइन आ सकता है, क्या साइन आ सकता है? अब मैं पूछूं साइन, ऑप्शन दो, ऑप्शन ए मैलेज, ऑप्शन बी नोजिया वोमिटिंग, ऑप्शन सी थाई पेन, ऑप्शन डी लोअर एब्डोमिनल पेन। कुछ लोग क्या करेंगे, गालियां देंगे अली सर को, सर ने ये भी पढ़ाया था और ये भी पढ़ाया था और ये भी पढ़ाया था, तीन ऑप्शन है, तो एग्जैक्ट कौन सा है? तो आप प्रायोरिटी चूज करना खुद सीखना पड़ता है। तो एग्जाम में ऐसा बंदा अगर प्रायोरिटी चूज करने लग जाए तो उसके 5 नंबर ज्यादा आ जाते हैं और वो मेरिट में आ जाता है। अब अगर वो प्रोजेक्शन में लग जाए, सर ने बताया था मिलेस, सर ने बताया था बेचैनी, नोजिया वोमिटिंग, मैं तो वो कहूंगा क्योंकि सर ने वो भी तो बताया था। भाई प्रायोरिटी किसकी जाएगी? पीआईडी इन्फ्लेमेशन हुआ है तो पेन और टेंडरनेस कहां होगी? लोअर एब्डोमिनल पेन में होगी ना। सही बात है, वो राइट होगा, पहले प्रायोरिटी उस पे जाएगी। बस यही मैं कहना चाहता हूं। और ये एज इट इज है, विश्वास नहीं हो, आज घर जाना, आपके पास में कोई लोकल गाइड होगी, एम्स बठिंडा का पेपर सॉल्व करना, किसका? 2019 एम्स बठिंडा का, उसमें एज इट इज क्वेश्चन देगा, 67 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, हो सकता है किसी की नंबरिंग चेंज हो, पर मेरा तो था 67 नंबर था उस टाइम 19 में, जब मैं बठिंडा एम्स का पेपर दिया था। उसमें ऑप्शन देखने को मिलेंगे, नाइजीरिया गोनियोरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो बताओ क्या क्या साइन देखने को मिलेगा। और आज एक मेरे कहने से एक पेपर जरूर सॉल्व करना, एम्स बठिंडा 2019, आपको कम से कम किसी भी पेपर में उस एक पेपर से 20 क्वेश्चन मिलेंगे, किसी भी फ्यूचर पेपर में। इतना अच्छा पेपर है वो, इतना मस्त पेपर लिया था अभी चंडीगढ़, बहुत अच्छा पेपर है वो। उस एक पेपर से सराउंडिंग, एक पेपर से 20 सवाल मिलेंगे आपको, 20 हर पेपर में, 20 कैसा भी आज के बाद भी पेपर आएगा, उसके सराउंडिंग, उस आसपास वाले टॉपिक से उन्होंने बड़ा सोच समझ के बनाया था वो पेपर। वेजिनल स्मीयर्स, अच्छा किसी को सर्वाइकल कैंसर हो जाए, उसकी स्क्रीनिंग के लिए अपन लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? देखो सबको पता है, पता है ये क्यों पता है सबको? ये 2015-16 से आने लग गया, तो फट फट के आप पागल हो गए कि पेप स्मीयर कौन से स्पेकुला से करते हैं? ये कौन सा प्रिवेंशन है? ये कौन सा प्रिवेंशन में आता है? कोई भी स्क्रीनिंग सेकेंडरी प्रिवेंशन में आती है। ये कौन से प्रिवेंशन में आता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। आप सेकेंडरी का मतलब समझते हो? सेकेंडरी का मतलब समझते हो? कोई भी स्क्रीनिंग, चाहे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, पेप स्मीयर, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशंस, स्कूल हेल्थ चेकअप्स, बीपी मॉनिटरिंग, साइकोथेरेपी, ये सारे अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट किसमें आता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन। मतलब डिजीज हो चुकी है, उसको हम जल्दी से जल्दी पहचान रहे हैं, अर्ली डिटेक्शंस एंड द केस फाइंडिंग्स आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी प्रिवेंशंस। सेकेंडरी का मतलब डिजीज हो चुकी है, हम पहचान रहे हैं। तो बीपी मॉनिटरिंग प्राइमरी में आता है, सेकेंडरी में? सेकेंडरी में आता है। और भाई बीपी मॉनिटरिंग सेकेंडरी में क्यों आता है? मेरे को ऑलरेडी बीपी है, अगर अगर माना मेरी बीपी चेक की, अगर बीपी है तो बताओ क्या चेक करने के बाद हुई है पहले से? तो ये कौन से में आया? सेकेंडरी में। ऐसा थोड़ी है मेरे को इन्फ्लेट किया उसके बाद हुई है। तो जो डिजीज पहले से होती है वो सेकेंडरी में आती है, हम उसका पता लगा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, कोई बताने की सर्वाइकल स्वैब हो गया, सीबीसी के लिए डब्ल्यूबीसी हो गया, ईएसआर हो गया, सी रिएक्टिव प्रोटीन हो गया जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर कहलाता है। आपने पढ़ा होगा, कोविड पढ़ा, तब जब कोविड आया था आपने हॉस्पिटल में ड्यूटी की, 4-5 टेस्ट कॉमन थे, सुबह सुबह होते ही डॉक्टर लेके जाता, डी डाइमर, सीआरपी, पीसीटी, पता था ना, एपीटीटीपीटी, आईएनआर और सीबीसी, ये फिक्स टेस्ट है, और सीआरपी और ईएसआर। तो ये करना है तो करना है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी मार्कर काम आता है। लिख लिया क्या? हाँ या ना? नेक्स्ट टीवीएस, व्हाट इज टीवीएस विक्टर? ट्रांस वेजिनल सोनोग्राफी। अगर कोई एब्नॉर्मलिटी है वेजिनल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल या यूट्रस में तो पता चल जाती है। एब्डोमेन ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होता, एब्डोमिनल यूएसजी ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होता, इसकी पोटेंसी अच्छी होती है। बायोप्सी करना, कंफर्मेटरी टेस्ट, किसी भी कैंसर की, किसी भी ऑर्गन की पैथोलॉजी, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, तो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस जो कैंसर के लिए होता है, मोस्ट कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बायोप्सी होता है। क्या होता है? बायोप्सी होता है। स्क्रीनिंग पहले होती है, फिर बाद लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी की सहायता से पता कोल्ड डेस सिंथेसिस। व्हाट इज कोल्ड डेस सिंथेसिस? ये यूरेथ्रा पता है ना आपको, ये वजाइना, ये एनल कैनाल या रेक्टम, ठीक है, ये हो गया यूरेथ्रा, ये वजाइना, और ये यूट्रस, ये ब्लेडर और ये रेक्टम। ये फीमेल एनाटॉमी है, सबसे एंटीरियर में यूरेथ्रा, बीच में वेजिनल ओरिफिस और फिर एनल कैनाल। ये है ब्लेडर, सबसे आगे ब्लेडर होता है, ब्लेडर के पीछे यूट्रस होता है और ये होता है रेक्टम। अब इसके बीच में जो जगह रह जाती है रेक्टो यूटेराइन पाउच। कोल्ड सिंथेसिस का मतलब तो प्रोसीजर है, कोल्ड सेक, क्या ये? कोल्ड सेक, सेक मतलब तालाब, जगह, एक पॉन्ड, एक ऐसी जगह जहां पे फ्लूइड इकट्ठा होता है। रेक्टम के आगे यूट्रस के पीछे थोड़ी सी जगह होती है, उसमें फ्लूइड भर जाए, उस फ्लूइड को, जगह का नाम है कोल्ड सेक, और उस फ्लूइड को बाहर निकालना विद द हेल्प ऑफ सिरिंज इज कॉल्ड सिंथेसिस। कौन सा सिंथेसिस? कोल्ड है सिंथेसिस। किसके लिए? पता करने के लिए कि यहाँ का इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। उसके फ्लूइड की स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी की जाती है, माइक्रोबायोलॉजी में लैब में, तो उसे पता चलता है कि कोई ऑर्गेनिज्म तो नहीं है। कोल्ड सिंथेसिस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए। पीआईडी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर किसी को पीआईडी है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन कॉज पीआईडी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन कॉज पीआईडी है। तो पीआईडी है तो एक्टोपिक होगा ना, तो पीआईडी का कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया? एक्टोपिक। ये उसका अगर कॉज है तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? हाँ या ना? वेरी गुड। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये है कोल्ड सेक, इसको पाउच एक जगह है, इसको हम बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। क्या बोलते हैं? क्या कैसा नाम है डगलस, नाम रखा है गेंडा स्वामी जैसा, पाउच ऑफ डगलस। पाउच ऑफ डगलस को बोलते हैं कोल्ड सेक। इसका फ्लूइड निकालना सिरिंज की हेल्प से, कोल्ड सिंथेसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द डगलस या रेक्टो यूटर, रेक्टो क्यों? रेक्टम और यूटरस के बीच में जगह है। समझ में आ गया मैं क्या बोला? ठीक है, इससे भी पता चल सकता है पीआईडी है कि नहीं है। मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक है, आगे बढ़े। तुम लोग कुछ लोग गुस्से में पड़ रहे हो, क्या कारण है? या ऐसे ही है, मतलब गुस्से नहीं हो? है मैं डांस से गुस्सा चला जाता क्या मेरे को?
अब मुझे आज पता नहीं, मेरे को ऐसे कुछ लोगों का लग रहा है जगह जगह पे, कुछ कुछ जगह पे ऐसे गुस्सा नजर आ रहा है मुझे, मेरे से नाराजगी है क्या कुछ? कोई बात दिल पे लग गई है कि कहीं और दिल लग गया है? क्या हुआ? हुआ क्या है ऐसा रीजन? कॉम्प्लिकेशंस, इनफर्टिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, द क्रोनिक पेन, द डिस्पायरियूनिया, ये इसके कॉम्प्लिकेशंस है। एक्टोपिक लिख के आ गया, हाँ सब खत्म हो गया, जल्दी करो प्लीज। क्या हुआ? जल्दी लिखो मैम। आप लिखिए, मैं हट जाऊँ? हट जाओ, जाओ यहाँ से। नहीं जा रहा। कोई बात बुरी लग जाए तो बता देना मेरे को, होगा कुछ नहीं, बस बता देना। अब बुरी लग गई तो लग गई, सॉरी बोल दूंगा, और तो क्या है। कई बार मैं कुछ इंटेंशनली कुछ बोलता नहीं हूँ, बट कई बार लग भी जाए, ह्यूमन नेचर है। मिसअंडरस्टैंडिंग नाम की भी कोई चीज होती है। मैनेजमेंट, क्या मिनट मैनेजमेंट। अब जल्दी लिखो थोड़ा। जब मैंने बोलने का बोला तो ये बोल नहीं रही थी, अब कभी कब से बोल रही है? मैं गलत है कि नहीं है? लड़कियां भाई, अरे मैनेजमेंट लिखो क्या? तो मैनेजमेंट का हो गया हेल्थ अवेयरनेस, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स, प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज, लिबरल यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, रूटीन स्क्रीनिंग फॉर हाई रिस्क। जो हाई रिस्क है उसका रूटीन एसटीडी है ऑलरेडी, उसका टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग होते रहना चाहिए। ये बेसिक बात है, ये फंडामेंटल बात है, सबको पता है, सब ज्ञानी महापुरुष महामहिलाएं। क्लास में कोई फोन यूज नहीं करेगा। हाँ ये रखा है, हाथ में कोई नहीं लेगा, मैं बता रहा हूँ। कल जब क्लास स्टार्ट होगी तो मैं फेविस्टिक लाऊंगा, फोन के लगा दूंगा, जो फोन के हाथ लगा उसका हाथ फोन से चिपक जाएगा, फिर वो नोट्स नहीं बना पाएगा। कैमरे में देखा गया है कि बहुत सारे लोग फोन यूज बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा। सुन लो आप, इतना भी क्या फोन इंपॉर्टेंट है आपके? इतना टाइम कहाँ है? हैं? बता रही थी ना कल मोहिनी, है? मैंने ऐसे कभी किया नहीं ना, ऐसे नहीं किया मैंने, ऐसे किया? हाँ इतना थोड़ी किया जितना उसने किया। मैंने उसको लगा कि शोल्डर डिसलोकेट हो जाएगा जैसे उसका हुआ। वो क्रिकेट खेल रही है अभी मूवी में, क्या नाम उसका? पता ही नहीं तुम लोग ना, तो मूवी हाँ हाँ क्या, जानवी कपूर, उसका 4 बार डिसलोकेट हुआ, मैंने कहा 5 भी ये है, इसका भी हो जाएगा अभी। हाँ क्या हुआ? मेरे को बुरा किसी बात का नहीं, आप मेरे को कुछ भी बोल दो बुरा लगता ही नहीं है। मेरे को बुरा कब लगता है पता है? जब बात सरासर गलत हो और मेरी एब्सेंस में बोली जाए, और मैं हूँ बहुत ज्यादा रिएक्टिव पर्सन, मैं रिएक्टिव बना, मैं किसी से नहीं करता, सामने कोई भी हो, मैं सहन शक्ति बहुत कम है। मैं रिएक्ट करी तो नहीं करना चाहिए, अच्छा ह्यूमन नेचर नहीं है। रिस्पॉन्ड करना चाहिए सोच समझ के, जवाब नहीं देना, आराम से सोचना 2-3 दिन, क्या पता हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कैसा नहीं है, कैसा हुआ होगा, लेकिन मैं बोल देता हूँ, कोई भी हो, डोंट केयर, मेरे को क्या करना। तो जो चीज सरासर गलत हो और कोई बोल दे, मेरा तो बस चले ना, तो मैं बैंड बजा दूं, बस चलता नहीं है कभी कभी। ट्रीटमेंट है, क्या कह रही? जोर से बोल। अच्छा इफ एन आईयूसीडी इज प्रेजेंट शुड बी रिमूव्ड, क्योंकि आईयूसीडी का कॉम्प्लिकेशन क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। चुपचाप लिखो, बात नहीं करेगा कोई, बोल दो सच, मेरा क्या है, झूठ है तो झूठ ही रहेगा, सच कहां से हो जाएगा? झूठ को 50 बार बोलने से सच हो जाता है क्या? है? मेरे को कुछ बुरा नहीं लगता, अच्छी बात है, टीचर की मिमिक्री किया, क्या दिक्कत है, स्टूडेंट तो करेंगे। है? फीचर इसके लिए तो पढ़ाने का बोला है, क्या गलत? हाँ, जल्दी लिखो। हो गया? इतना टाइम नहीं है, नहीं हुआ तो फिर कैंसिल करो। जिसको प्रॉब्लम है सिर्फ वही टैबलेट नहीं लेगा, उसका हम सफर भी लेगा। हम सफर भी बोलते हैं क्या? हाँ ठीक। हम सफर का मतलब क्या होता है? हम सफर का मतलब क्या होता है? जीवन साथी होता है क्या हम सफर? अच्छा, हाँ। तो भाई उसको भी बोल दो, तू भी खा, वो कह रहा मेरे को दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगी, खा ले। एसटीडी का मीनिंग यही होता है। आज का जब पहले अपन देखते हैं कि तुम लोग तो सारे पढ़े लिखे लोग हो, आपको सब पता ही होगा। जब परिवार वाले शादी के लिए लड़का लड़की देखते हैं ना, तो वो जन्म कुंडली मिलाते हैं, पता आपको? उसमें क्या मिलाते हैं? अभी भी मिलाते हैं, हाँ, जो भी उसमें क्वालिटी चेक करते हैं कि लड़के और लड़की के 36 गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। आजकल वो मिलाने लग गए कि प्रोफेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये नर्सिंग ऑफिसर है तो ये भी नर्सिंग ऑफिसर होना चाहिए, ये डॉक्टर है तो ये भी डॉक्टर होना चाहिए, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए। जब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शादी होने वाली होती है, तो शादी हो जाती है, जो सॉफ्टवेयर 5 साल में बनना चाहिए वो 1 से कम टाइम में बन जाता है। तो ये लोग इतना थोड़ा थैंक यू हो गई तो
यूटेराइन एंड सर्वाइकल डिसऑर्डर्स। यूटेराइन, अब देखो यूट्रस की कुछ छोटी मोटी बातें जो कल समझ में आएगा। यूटेराइन एंड सर्वाइकल डिसऑर्डर्स, अब इसमें कुछ खास डिसऑर्डर है नहीं, छोटे मोटे हैं बेचारे, 3 4, जल्दी करो फिर। इतना टाइम क्या लगे? ये थैंक यू है क्या लोगे? द की टू सक्सीड इज कंसिस्टेंसी एंड पॉजिटिव हैबिट्स, ये नोट्स नहीं नहीं लिखो, इसको लिखो। द की टू सक्सीड इज, सफलता की चाबी है लगातार और पॉजिटिव आदतों के साथ में मेहनत की जाए तो एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। और इसका अल्टीमेट पर्पस ये है, मैं बताऊं, इतनी पढ़ाई कीजिए, लड़कों सुनो, कि चाहे लड़की रिजेक्ट करे लेकिन उसके पापा आपको सिलेक्ट कर दे। इसका मीनिंग, इसका इसका मीनिंग ये है, मैं मेरे से मत बुलवाया करो सारी चीजें, मेरे पास फोल्डर खुल जाता है फिर रुकता नहीं है। ये सही था गलत था? ये सीधी बात है भाई, लड़की बोल दे नहीं आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे नहीं हो, आप हो नहीं रहे, जब मिले थे कैसे थे, आप ऐसे नहीं हो, अरे बाप जी सुन ले। लेकिन लड़की के पापा से पहली बार मिलोगे ना, अंकल जी सब्जी लेके जा रहे हैं, अंकल जी मैं पहुंचा दूं, तो लड़का बड़ा संस्कारी है। यूटेराइन एंड सर्वाइकल डिसऑर्डर्स, चलो फाइब्रॉइड, लियोमायोमा, मायोमा, फाइब्रोमायोमा, एक ही नाम है, हेडिंग लगाओ फटाफट। और अल्टीमेट बात यही है कि उसके पापा सेलेक्ट करेंगे तभी मामला बनेगा। हो गया हेडिंग? कुछ भी नहीं है, ये क्या है? मायोमा, जो फाइब्रोमायोमा का इमेज है, आपने क्या सोचा चमगादड़ है? ठीक है, समझ लो तो ये क्या है, वो नहीं है। इंट्रोडक्शंस, फाइब्रॉइड इज द कॉमनेस्ट बिनाइन ट्यूमर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का मोस्ट कॉमन नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर का नाम क्या है? फाइब्रॉइड। इसका मतलब नॉन मैलिग्नेंट, बिनाइन का मतलब ट्यूमर 2 टाइप के होते हैं। अरे सुन लो, मैं एक बात बताने जा रहा हूं नॉट सेट की, तुम हल्के में ले रहे हो, फिर पता चलेगा कि ये लो ये आएगा उल्ले है, उल्ले करने से कुछ नहीं होगा, फिर उबेर करना पड़ेगा वापस आने के। इधर ध्यान दो, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, एक होता है नॉन मैलिग्नेंट। नॉन मैलिग्नेंट मतलब बिनाइन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कैंसर की एनाटॉमी से एक क्वेश्चन फिक्स आता है, या तो ट्यूमर का क्लासिफिकेशंस, या ट्यूमर के दो टाइप उनमें से, या टीएनएम क्लासिफिकेशंस, या एस1 एस2 जी1 जी2 नाम सुना है वो एक, या उनमें से, या बिनाइन और मैलिग्नेंट में डिफरेंस, कौन सा कैप्सुलेटेड है, कौन सा इनकैप्सुलेटेड है, कौन सा ग्रो करता है, कौन सा नहीं करता है, कौन सा हार्मफुल है, कौन सा नहीं है, 4 आंसर है। तो माइंड में सेव रखो, जब भी सब, मैं क्यों बता रहा हूं ये, जब भी आपको सर पढ़ाए ना, ये तो खोल के बैठ जाना कैसे, जो बोला ये कैप्सुलेटेड है, ये इनकैप्सुलेटेड है, गोला कर लेना, कौन सा ढक्कन वाला है, कौन सा बिना ढक्कन वाला है, ऐसे करके याद कर लेना। कैप्सुलेटेड का मतलब ढक्कन वाला, ठीक है। हिस्टोलॉजिकली दिस ट्यूमर इज कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या ये कैंसरस है? नहीं है, तो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, स्मूथ मसल्स का बना होता है। लेट रिप्रोडक्टिव एज मोस्ट कॉमन एज होती है इसकी। लेट रिप्रोडक्टिव किसको बोलेंगे भाई? रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है? 15 से 45 को रिप्रोडक्टिव, तो लेट का मतलब लास्ट वाले 10 साल। तो फाइब्रोइड की मोस्ट कॉमन एज क्या है होने की? 35 से 45। सही है। एमएससी नर्सिंग का पेपर किस किसका है भाई? कौन कौन जा रहा है एमएससी नर्सिंग करने? दिल्ली है, जोधपुर में थोड़ी है। मुझे बता क्या? अच्छा, वहाँ है आपका नेटिव में पेपर। तुम लोग बेवकूफ हो, मुझे याद नहीं दिलवाया। आपको पता है पहले जो पेपर एमएससी नर्सिंग में फॉर्म भरने से पहले एक बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है, करना होता है ना? वो तो मैंने कर दिया, फिर मैंने सोचा वो दूसरे वाला करेंगे, परमानेंट वाला, फॉर्म भरने वाला, पेमेंट वाला किया, तब तक लास्ट डेट निकल गई। अब तुम देखे हो किस किसने फॉर्म भरा बताना। एमएससी का फॉर्म 15 जून को है? 15 वाले गए, आज 13 तो है, आज 14 है। अच्छा आज 14 है, गए गए, सॉरी, उनको ऑल द बेस्ट। 35 टू 45 ईयर। मोस्ट कॉमन सी किसमें होता है? नली, व्हाट इज नली पैरा? क्या वो एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई वो नली पैरा है? नहीं, वो नली ग्रेविडा है। नली पैरा, क्या नली ग्रेविडा हो सकती है? हो भी सकती है, लेकिन नली पैरा की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? जिसने एक बार भी वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस नहीं किया, मतलब एक बार भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, एबॉर्शन हो गया होगा, मतलब वायबल, वायबल का मतलब इतनी प्रेगनेंसी को जन्म नहीं दिया जिससे बच्चा सर्वाइव हो सके। समझ आ गई? पैरा मतलब सर्वाइवल, या जिसका एक बार प्रेगनेंसी हुई होगी, मतलब कम प्रेग्नेंट होने से हार्मोन का थोड़ा इंबैलेंस हो जाता है उसकी वजह से। इसका मतलब ये फाइब्रोइड यूट्रस, ये बड़े बड़े एक्ट्रेस लोग होते हैं ना, उसमें कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिलता है। उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, छोटी मोटी कोई रहती है, चाहे कोई भी हो, ये दिखती नहीं है मेकअप की वजह से, प्रॉब्लम रहती है। सच में प्रॉब्लम, मानो या मत मानो, जितनी प्रॉब्लम, अगर कोई रूरल एरिया से है या बेसिक एरिया से है, लोअर मिडिल क्लास है और उसका हेल्थ अवेयरनेस ठीक है, उसको डिसऑर्डर कम होगा। बहुत हायर स्टैंडर्ड है उसको ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा लो स्टैंडर्ड है उसको ज्यादा होगा। जो लोअर मिडिल क्लास है और बस शर्त एक ही है कि उसका अवेयरनेस होना चाहिए हेल्थ के प्रति, उसको डिसऑर्डर सबसे कम होता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। बहुत ज्यादा वाले ड्रग्स में उलझ जाते हैं, बहुत कम वाले सस्ती ड्रग्स में उलझ जाते हैं, और बीच वाले को ड्रग्स के लिए टाइम नहीं मिलता। वो उलझ जाते हैं कि उनको प्लॉट लेना है, मकान लेना है, गाड़ी है, उसका करना, ये करना, उसके लिए ये करना, उसको ऐसे करना, उस चक्कर में अपना इंप्रेशन जमाने के चक्कर में खुद का कंप्रेशन कर बैठते, और होता कुछ है नहीं उनसे, ज्यादा ज्यादा कुछ नशा होता नहीं उनसे। लोअर मिडिल क्लास में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखो साइज है, यूट्रस में हो सकता है तो कहां कहां हो सकता है? इंट्राम्यूरल हो सकता है, सब म्यूकस ग्लैंड में हो सकता है, सब सीरस में हो सकता है।
इंट्राम्यूरल का मतलब मायोमेट्रियम में हो सकता है, सबम्यूकस का मतलब इनर टू यूट्राइन कैविटी के अंदर की तरफ हो सकता है, यूट्राइन कैविटी के बाहर की तरफ हो सकता है, यूट्रस के बाहर, सर्विक्स भी तो यूट्रस का पार्ट है, बट एक्चुअली कैविटी तो नहीं है ना, तो एक्स्ट्रा यूट्राइन भी हो सकता है, कैविटी के बाहर हो गया। तो फाइब्रॉइड मोस्ट कॉमनली यूट्रस में और सर्विक्स में भी हो सकता है, यूट्रस में 3 जगह पे होता है। और फाइब्रॉइड होता है तो कोई ऐसा 10-20 ग्राम का नहीं होता, फिर आधा 1 किलो का ही होता है, छोटा मोटा नहीं होता। फिर मुझे लगता है आज गायनी खत्म हो जाएगी, फिर पता नहीं, मैं भी चाहता हूँ हो जाए। अब मैंने सोचा है कि मैं आपको हर 2-3 दिन में एक पेपर का नाम बताऊंगा, वो पेपर तुम घर जाके सॉल्व करो, वरना तुम करते नहीं हो। और जब तक तुम पेपर नहीं सॉल्व करोगे तुम्हारे एग्जाम में नंबर नहीं बढ़ेंगे, ये मानो या मत मानो मेरी। आप मानो या नहीं, मैं जब कंपटीशन की तैयारी कर रहा था उस टाइम मैंने 178 पेपर सॉल्व किए, 178 कहां से सोचे कबाड़े होंगे, सोचो आप। मैं देखते नहीं था ये कौन से इंस्टीट्यूट का है, वो उस टाइम की बात है जब मैं कर रहा था तैयारी। उसके बाद तक जब तक जोधपुर आया था, तो कोई भी पेपर मिल जाए सॉल्व करने बैठ जाता, एक चीज तो नहीं मिलेगी, अरे 2 चीज भी मिल गई, उनमें से एक क्वेश्चन भी आ गया नया, तो आपका तो काम बन गया ना। तो हमेशा ओल्ड पेपर सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपकी गलतियां नहीं होगी पेपर में, आपकी गलतियां यहाँ हो जाएगी और यहाँ गलतियां हो गई, इसका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर सॉल्व नहीं करोगे तुम कितनी भी थ्योरी पढ़ लेना, तुम गलतियां कहाँ करोगे, गलतियां पेपर में करोगे ना, तो पहले ही सॉल्व कर लो ना, पहले गलतियां कर लो। ये मैं आपको बार बार सलाह दे रहा हूँ, मेरी बात मान लो, इसी में फायदा है। थियरी एमसीक्यू देन ओल्ड पेपर, थियरी एमसीक्यू देन ओल्ड पेपर, ये 3 सीक्वेंस होती है सिलेक्शन की। सीधे एमसीक्यू भी नहीं पढ़ने, सीधे ओल्ड पेपर भी सॉल्व नहीं करने, पहले थ्योरी फिर एमसीक्यू फिर ओल्ड पेपर। हो गया क्या, आगे बढ़ू मैं, हो गया, नहीं बोलना। देखो देखो देखो, इंट्राम्यूरल, सबम्यूकस, सीरस, ये कहीं पर भी ऐसी जगह पे हो सकता है, ठीक है। पैथोलॉजी, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है, इसका मतलब एस्ट्रोजन की वजह से हो सकता है मे बी। अच्छा आपको एक पता है, एक बात बोलो छोटी सी, आपने नाम सुना, मैं वैसे सीएचएन में पढ़ाऊंगा, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है ना, ओसीपी, नाम सुना ओसीपी, ये 2 टाइप की होती है, एक होती है पीओपी, एक होती है कंबाइंड। क्या डिफरेंस बता सकता है कोई दोनों में से, क्या दोनों एक ही है, एक ही है, अलग है। इसको बोलते हैं पोप, प्रोजेस्टेरॉन ऑनली पिल। देखो उधर से आवाज आ रही है, बिल्कुल गुड़गांव से, गुड़गांव से चले गाड़ी। हाँ, पोप, प्रोजेस्टेरॉन ऑनली पिल, इसका मतलब इसमें एस्ट्रोजन है क्या, इसका मतलब सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन है, इसका मतलब सिर्फ एक है, इसका मतलब छोटी या बड़ी, तो इसी का दूसरा नाम है मिन्नी। मिन्नी किसको बोलते हैं पता है क्या, डॉग मिन्नी कुत्ता आया, हमारे इधर मिन्नी बिल्ली को बोलते हैं, हमारे इधर मिन्नी किसको बोलते हैं, सच में इधर नहीं बोलते बिल्ली, तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, यहाँ लोग अनपढ़ होते हैं, मिन्नी बोलते हैं, मिन्नी। मिन्नी मतलब कैट। सीपी का मतलब होता है एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, समझ में आया बात। अच्छा इसमें एस्ट्रोजन है, तो क्या एस्ट्रोजन लैक्टेशन पीरियड में देना चाहिए, अरे बेवकूफों, कुछ दिन पहले बताया एस्ट्रोजन प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करता है, तो कभी भी लैक्टेशन करवाने वाली फीमेल को एस्ट्रोजन नहीं देते, यस। तो इसका दूसरा नाम क्या दे दूं इसको, इसमें क्या एस्ट्रोजन है, तो इसको बोलते हैं लैक्टेशन पिल, यही कॉन्सेप्ट है। या लैक्टेशन में कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज करते हैं, पोप, क्यों, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन नहीं होता, क्या करेगी एस्ट्रोजन प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करता है, तो दूध नहीं आएगा, मिल्क नहीं बनेगा, इसीलिए पीओपी देते हैं। एस्ट्रोजन ओसीबी जो कंबाइंड पिल होती है, वो लैक्टेशन पिल में, लैक्टेशन टाइम में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ओनली पीओपी। इसको पीओपी की फुल फॉर्म क्या है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, तो इसके 3 नाम याद रखना। समझ में आई मैं क्या बोला, इसमें होता है ई एंड पी बोथ, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो जिस किसी फीमेल में यूट्रस नहीं है उसमें कौन सी ओसीपी देते हैं, और जिसमें यूट्रस अभी तक है उसमें कौन सी देते हैं, ये थोड़ा सा बताओ। मैंने सवाल को घुमा दिया। अच्छा मैं एक बात बोलूं, एस्ट्रोजन हाइपरप्लेजिया ज्यादा करवाता है, प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा सा कम करवाता है, हाइपरट्रोफी करवाता है बट कम करवाता है। तो एस्ट्रोजन क्या करवाता है, हाइपरप्लेजिया, इसका मतलब किसी को अगर थोड़ी सी भी रिस्क है ट्यूमर की, तो एस्ट्रोजन और ज्यादा रिस्क को बढ़ाएगा। जिस किसी फीमेल के लाइफ में एज हो चुकी है 35 के अराउंड, अगर उसको टेबलेट देनी है, तो अगर उसको ट्यूमर की रिस्क है या स्पेक्ट्रमी नहीं हुई है, तो उसको पीओपी देना चाहिए, सीपी देना चाहिए। एस्ट्रोजन यूटेराइन कैंसर करेगा, फिर क्या देना चाहिए, if the uterus is intact give POP, if uterus is already removed hysterectomy then give CP। अगर कोई abnormality बाई चांस देना पड़ा, कभी कभी देना पड़ा किसी और रीजन से, तो कौन सी दे सकते हैं, देने की जरूरत नहीं पड़ती, बट जब तक यूटरस है तब तो पड़ सकती है ना। तो प्रायोरिटी में क्या ध्यान रखते हैं आजकल, पीओपी देते हैं, जब तक यूटरस है तब तक कौन सी देते हैं, लेकिन लास्ट वाली एज में 35 से 45 साल में, क्योंकि एस्ट्रोजन कैंसर कर, लेकिन जिसको कैंसर की रिस्क होनी चाहिए। समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस किसी, नहीं आई ना, सुनो तो एक लाइन में सुनो, मैंने ये सारी बातें समझा दी, लैक्टेशन वाली बात समझ में आ गई। अब ये सुनो, जिस किसी फीमेल की एज 35 ईयर से ज्यादा है, उसके यूट्रस में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है फाइब्रॉइड का, तो क्या उसको ओसीपी दे सकते, कंबाइंड पिल दे सकते हैं, नहीं, नहीं दे सकते हैं। कंबाइंड पिल में क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन क्या करवाएगा, ट्यूमर को बढ़ाएगा, हाइपरप्लेजिया करवाएगा, उसको सिर्फ पीओपी देंगे। तो जब तक यूट्रस है पीओपी देंगे, हम समझ में आ गई। अब तो यूट्रस है तो पीओपी, नहीं है तो फिर बात अलग है, हाँ या ना। इसलिए मैंने बोल दिया, ये मैंने क्यों बताई बात, ये इसलिए बताई, फाइब्रॉइड और एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर, तो फाइब्रॉइड एस्ट्रोजन की वजह से होता है, तो ज्यादा ओसीपी दोगे तो क्या होगा, फाइब्रॉइड हो सकता है। तो एग्जाम में सुनो अब, ऐसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जिसको बोले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, कौन सा कैंसर करती है, यूटेराइन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा कैंसर, कौन सा कैंसर नहीं करती है, या कौन से कैंसर के रिस्क फैक्टर है उसको भी खत्म करती है, ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर को ओसीपी कम करती है, ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाती है, और यूट्रस में दोनों है, डिपेंड करता है कि आप क्या दे रहे हो। तो एग्जैक्ट क्या याद रखोगे, ओसीपी ब्रेस्ट कैंसर करती है,
ओवेरियन कैंसर को प्रिवेंट करती है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको सीएचएम में याद रखना, ये चीज पूछूंगा और एग्जाम में आएगा। ओवेरियन कैंसर से प्रिवेंट करती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ब्रेस्ट कैंसर करती है, क्योंकि हाइपरप्लेजिया का तो हो सकता है कैंसर। वेरी गुड, इतनी चीजें बतानी पड़ती है। अब कैसा होता है फाइब्रॉइड? साइज में बड़ा, फील करने में हार्ड, सरफेस स्मूथ और व्हाइटिश, कैप्सूल में पिंकिश, पेरिफेरी है क्या, पेरिफेरी इज मोर मस्कुलर, सेंटर इज लेस। पेरिफेरी से ज्यादा मस्कुलरिटी होती है, इसकी वजह से ज्यादा फैलता है। सो चांस ऑफ डीजनरेशन आर मोर इन द सेंटर। सेंटर में डीजनरेशन, साइड में जनरेशन ही जनरेशन, क्योंकि साइड में मस्कुलरिटी ज्यादा, बीच में से खोखला, साइड से फुल ब्लड सप्लाई, उसकी वजह से साइड सेंटर में डीजनरेशन, साइड में मस्कुलर। फाइब्रॉइड बड़ा होता है। कलर इसका बता दिया, कट सरफेस स्मूथ बता दी, ये फाइब्रॉइड का फीचर्स है। वेरी गुड, डन। लिखो, आप सीधे लिख दो, ऐसे टेबल बनाना जरूरी नहीं है। साइज, इनलार्ज, फील करना मतलब कैसा होगा, फेम या सॉफ्ट, फेम नहीं फर्म। मेरे को इंग्लिश नहीं आती ना, कल पूजा बोल रही थी ना कि आप तो बहुत इंग्लिश बोलते हो, तो इंग्लिश बोलो चाहे हिंदी बोलो, इससे फर्क पड़ता है नहीं ज्यादा। एक सवाल पूछो छोटा सा, पहले ये बताओ, आप है ना जवाब सही नहीं देते, मेरे को बुरा लगता है। सही से बताना कौन कौन इंग्लिश मीडियम से है। आप झूठ मत बोलो प्लीज, सही से बताओ प्लीज। आए उधर से, आए उधर से, वो दो मैम ने हाथ खड़ा किया, वो ईमानदार है। बाकी वाले देखो, इधर से एक, एक इधर से, एक उधर से, और बताओ ये देखो इधर। कुछ कुछ लोग हैं पर जानबूझ के हाथ खड़ा नहीं कर रहे, उनको हमें क्यों करें? देखो इसका मतलब आप ओबीडिएंट स्टूडेंट नहीं हो, नहीं हो ना, मत बताओ रे, और क्या। कोई बात नहीं भाई, हम तो हिंदी वाले ठीक है। आज मैं ड्यूटी कर रहा था, सुबह मॉर्निंग ड्यूटी, तो हमारे साथ में 3-4 जेएनसी के स्टूडेंट थे, आज काफी 10-15 है हमारे पीएचयू में, बट 3-4 के साथ में ड्यूटी थी, सेम क्यूबिकल में हम बैठे थे, टाइम पास कर रहे थे। अच्छी होगी, तीनों 4 की ड्यूटी मेरे साथ थी, मेरे को कुछ काम नहीं करने दिया। सर आज हम करेंगे काम, मैंने कहा करो। सर हम आप तीनों स्टूडेंट है, तीनों की गुजरात से, वो तीनों बोली हाँ सर हम आपको गुजराती सिखाते हैं, आप क्लास में जाके बोलना। मैंने कहा मेरे को सिखाओ, आप क्या क्या सिखाते हैं। उन्होंने मेरे को ऐसी चीजें सिखाई, मैं याद आते भूल गया, मेरे को याद नहीं आ रही, बट ऐसा कुछ सिखाया तो 4-5 लाइनें सिखाई, मैं भूल गया। हाँ कुछ स्पेशल स्पेशल था। मेरे को पहले पूछा कि आप जाते ही सबसे पहले क्या बात करते हो, मैंने कहा हेलो गुड इवनिंग, तो इसके आगे मैंने कहा कैसे हो आप लोग, तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि इसका ये बोलना, कैसी चल रही पढ़ाई, बनवानू का आवे छे, ऐसा कुछ बोला। ऐसा कुछ, मतलब मैं सीख रहा था लैंग्वेज, तो मुझे पता चल रहा था कि भाई डिफिकल्ट तो है। डी जनरेशन 3 टाइप का होता है, एक होता है रेड कार्नियस, प्रेशर सिम्टम्स और डायग्नोसिस। तो इसका जो डी जनरेशन होता है, रेड कार्नियस होता है, लार्ज फाइब्रॉइड होता है, ड्यूरिंग सेकंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी में भी देखने को मिल सकता है। नेक आई से अपीयरेंस हो सकती है, रॉ बीफ साइड का हो सकता है, इसका टाइप है एक, फाइब्रॉइड का ये एक टाइप है। फिशली ऑर्डर का हो सकता है बिकॉज ऑफ फैटी एसिड्स, कलर रेड हो सकता है क्योंकि आरबीसी टूटती है इसकी वजह से। क्वेश्चन आएगा जो कार्नियस फाइब्रोसिस होता है उसके फीचर्स के बारे में कुछ बात बताओ। बहुत सारे टाइप होते हैं, मैं पढ़ाना उचित नहीं समझता, एक याद रखना आपको, बाकी मैंने सब बता दिया। ज्यादा आपका है ही नहीं, इतनी थी, नहीं हो गई। ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं हम भी इंग्लिश मीडियम से, हम तो मारवाड़ी मीडियम से है। हो गया, आगे बढ़े। ये लो, फोटो ले रहे हैं, इतना लिखने में जोर आ रहा है, फोटो क्यों ले रहे हो, लिखा नहीं जा रहा। ऊपर कौन देखेगा, ऐसे लिख, ऐसे बैठ के लिख लेंगे। पेपर भी आपको मिल जाए ना ऐसे घर पे, तो आप सब नीट क्लियर कर लो पूरा, है ना, हो गया ना। सर सर कहने से कोई चीजें सॉल्व थोड़ी होती है? कौन था? पिंकी, अभी मैं पेल कर दूंगा, कलर कैसा हो जाएगा। आ गए आप लोग, है? कब आए? डन, हो गया क्या, लिख भी लिया? तो आप मेरी बात सुनो, प्रेशर सिम्टम्स लिखो इसके, फीलिंग ऑफ मास, इडिमा एंड वेरिकोसिटीज, डिस्पेप्सिया, कॉन्स्टिपेशन, पेल्विक पेन, टेंडरनेस, वो यूरिनरी रिटेंशन। हो जाए इसके बाद कुछ नहीं, डायग्नोसिस। अब कुछ खास बचा नहीं है, जल्दी जल्दी लिखना है, समझाने वाला है नहीं कुछ, ज्यादा लिखने कैसे ज्यादा है नहीं, फटाफट फट लिखो। ऐसे लग रहा है कोई कबूतर फंस रहा है बार बार। इसको हेलुसिनेशन बोलते हैं कि इल्यूजन है? इसको क्या बोलेंगे बताओ, चलो आप साइकियाट्रिक पढ़ी है ना। हेलुसिनेशन या इल्यूजन, क्या? ठीक है, अच्छी बात। मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे, मेरे को नहीं पता, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। लिखो लिखो, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ। आप इतनी पेन्स लेके आते हो लड़कियों जैसे, आप सब मतलब ये सब शेयर करते हो पूरा, हाइलाइटर, पेन, बॉटल्स, कुराती से तो अपना अपना है ना, या किसी दूसरे में ये भाई तो अलग ही चल रहा है।
ये पर्चियां काट काट के फिर किसको देता है? लिखो लिखो बैठो आप सीधा। तो ये पर्ची में क्यों लिखता है भाई? बुक में लिखा करना। पर्ची में क्यों लिखता है? पर्चियां मिट जाएगी, रहेगी नहीं यहाँ, कभी नहीं रहता। इंपॉर्टेंट लोग नहीं रहते तो पर्चियों की बात कर। किसी न किसी धागे से बांधना पड़ता है उनको। इस पर्चियों में है, वो भी एक ग्लू लगा के रख लेगा उसको। थैंक यू मैम। ग्लू लगा के रख देगा तो है ना, लोग रहते नहीं वादा करके। मंदिर में रखना, मंदिर में किसको रखना है? और मंदिर से उठाता कौन फिर? ये किसी और के लिए लिख रहा है, मंदिर में रखता है देवी के लिए। देखो डायग्नोसिस, अल्ट्रासाउंड, लेप्रोटॉमी, एमआरआई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगना चाहिए। और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्टडी उसी की होती है, वो किसी और के लिए करता है, मैं तो यही मानता हूँ। उसकी स्टडी कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि जो अपने पसंदीदा पर्सन के लिए जो आप काम करते हो ना, उसका डेडिकेशन सबसे ज्यादा होता है, फुल फ्लेश होता है। तो फिर वो तो 100% आप पढ़ोगे। खुद के लिए तो आप निकम्मे हो सकते हो, लेकिन किसी एक के लिए आप निकम्मे तो नहीं हो सकते। तो अच्छी बात है, तो फिर ठीक है, लेकिन ध्यान रखना किसी एक के लिए ठीक है। हो गया, वेरी गुड। मैनेजमेंट एक मेडिकल, मेडिकल में हार्मोन एब्नॉर्मलिटी, हार्मोनल थेरेपी, और सर्जिकल में अगर जहाँ ट्यूमर है, हिस्टेक्टोमी या मायोमेक्टोमी। और हिस्टेक्टोमी में आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आज वापस कर लेता हूँ। देखो जल्दी से हेडिंग लगाओ फटाफट दोनों, टाइम कहाँ है इतना? नहीं, एक बात सही है, देखो आप जिस एज में हो ना, ये एज बहुत क्रूशियल है, क्योंकि कैरियर बनाने की और प्रेम करने की उम्र सेम होती है। जिसने इन दोनों के बीच में बैलेंस बिठा दिया, उसकी लाइफ सेट है, और जिसने नहीं बैठाया, उसकी लाइफ सेट नहीं है। अब इतना भी ज्यादा नहीं पढ़ना है कि जैसे कल बोल रहे थे कि सर कहीं शादी में गया तो खाना ही नहीं खाया है, इतना भी नहीं करना है भाई। अपने आप की पर्सनैलिटी को ग्रूम भी तो करना है, मेरे हिसाब से। मैं तो ये मानता हूँ इंसान का ऑलराउंड होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर्सनल वेरी गुड, लेकिन पर्सनैलिटी को ग्रूम करना भी जरूरी है? मैं एक फिर तो अच्छी बात है ऐसा करना, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, वेरी गुड। हर किसी के पास की बात नहीं है ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाना, ऐसा नहीं है, मुश्किल, बहुत मुश्किल है, मुझे पता है कितना डिफिकल्ट आता है। मैंने भी 5-6 बार फर्स्ट रैंक लाया हूं, लेकिन मुझे पता है एडी छोटी जोर आता है, तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती, बट बहुत मुश्किल। लेकिन दूसरी चीजें ज्यादा जरूरी है। आप जो भी चीज करो, लेकिन साथ में इसलिए बोलता हूँ 30 के 30 दिन नहीं पढ़ना है, रोजाना के 4-5 2-3 घंटे, 1 घंटा कम से कम, हफ्ते में 1 दिन फुल एंजॉय करना है। इस दुनिया में जिस जनरेशन के साथ में जो लगन चल रहे हैं, सबको आने चाहिए, वरना आप आउटडेटेड हो जाओगे। अब जिस इस एज में, मेरे हिसाब से अपन जो बैठे यहाँ पर, अपनी जो मैक्सिमम लोगों की जो मम्मी है, वो इस दुनिया की लास्ट जनरेशन है जिसको इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, लास्ट जनरेशन है। क्योंकि आपकी जनरेशन के बाद में आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसकी मम्मी इंस्टाग्राम में सुपरस्टार होगी, होगी कि नहीं होगी? वो इंस्टाग्राम ऐसे चलेगी, पता ही नहीं चलेगा। मैं बाकी चीजें बता नहीं रहा हूँ, छोड़ो आप। तो क्यों? उन्होंने तो बिना इंस्टाग्राम के भी हमें इतना अच्छी परवरिश दी थी, लेकिन इंसान का टाइम के साथ में अपडेट होना जरूरी है। कुछ ऐसा टाइम था, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता था, फिर रंगीन टीवी आया, फिर एक जगह जाके सब देखा करते थे, फिर घर में छोटी एलईडी आने लगी, फिर बड़ी आने लगी, फिर फोन में आने लगी, फिर पता नहीं क्या क्या शेयर होने लगा। अभी टीवी वाला जमाना गया, मूवी नहीं देखते लोग, वेब सीरीज। इतना वेब सीरीज, वो भी ओटीटी ऐसा प्लेटफॉर्म आया है कि लोग भूल गए एक्टर को, उनको दूसरे याद है, सब दूसरे। तो ये कहा, ये इतनी ये चीजें क्या है, इससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ देखो देखो, लेकिन उसके साथ में कनेक्शन बिठाना सही है, जरूरी है। अब अगर आपको कीबोर्ड वाला पहले फोन था, अगर आपको ये टच स्क्रीन फोन चलाना नहीं आता, तो कोई और स्क्रीन टच करके चला जाएगा, फिर प्रॉब्लम ही होगी। मेडिकल मैनेजमेंट, जीएनआरएच, जीएनआरएच एंटागोनिस्ट, मीपीप्रिस्टोन, लेनाजोल, ये ड्रग दे सकते हैं, लिखो जल्दी। तो थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू डिजिटलाइजेशन, अकॉर्डिंग, मैं टीचिंग करवाता जरूर हूँ, नर्सिंग बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, नो डाउट, लेकिन मैं बाकी सारी चीजों में ज्यादा टाइम देता हूँ। जो चीजें बाकी करनी चाहिए वो सारी चीजें करता हूँ। हाँ, घूमने जाने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ रहना जरूरी है। बाकी मैंने जितना नर्सिंग में खर्च किया है ना पैसा पढ़ने में, क्योंकि पहले मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था, हमने लोन लेके पढ़ाई किया, लेकिन जब मेरे पास पैसा आया तो मेरा फिक्स रूल है, महीने का 10,000 रुपए में 5 से 10,000 के बीच में अदर देन नर्सिंग की बुक्स के ऊपर खर्च करता हूँ। इससे क्या बेनिफिट होता है, आज आपको पता नहीं चलेगा। जब आप किसी एक पर्सन की बुक्स पढ़ते हो ना, एक पर्सन की बुक, तो आप उसकी 30-40 साल की जिंदगी को 4 घंटे में पढ़ लेते हो, तो कम से कम आपका 10% भी माइंड में आएगा ना उसका, तो आपकी पर्सनलिटी डेवलप होगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने, हालांकि मैं पढ़ नहीं पाया, मैंने सिर्फ सिविल सर्विस की कोचिंग इसलिए वो बैच लिया था, सिर्फ इसलिए कि मुझे सिलेक्ट नहीं होना है, हो या नहीं हो। इससे सिविल सर्विस एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें सारे सब्जेक्ट की स्टडी की जाती है, सारे इस दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट है, अगर कोई बंदा ईमानदारी से उसकी स्टडी करे तो कोई भी पेपर निकाल सकता है, जो होता है ना सिविल वाले, चाहे वो पटवारी ग्राम सेवक टीचर वगैरह, कोई भी निकाल सकता है। लेकिन सिर्फ मैंने इसलिए ली कि इससे क्या क्या मैथ हो जाती है, रीजनिंग हो जाती है, हिस्ट्री हो जाती है, जीके हो जाती है, इकोनॉमी हो जाती है, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट, आप किसी की ब्लाइंड फैन फॉलोइंग नहीं कर सकते, आप रियल बात करोगे जो भी करोगे, कैसा करना क्या करना। तो आप भी, मैं आपको ये दूंगा, जब भी आपका सिलेक्शन हो जाए या नहीं भी हो, तो रोजाना का 1 आधा घंटा बुक पढ़ने में वेस्ट किया करो, कुछ न कुछ। इंस्टाग्राम गंदा भी नहीं होता, इंस्टाग्राम बहुत अच्छा होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं देखता, लेकिन मैं उसका कुछ और यूटिलाइजेशन करता हूँ, इसका आपको बाद में पता चलेगा कभी न कभी। और मैंने आपको एक दिन जैसा बताया, मैं बहुत अलग अलग टाइप की बुक्स लिखता हूँ, जो कभी न कभी आएगी मार्केट में और अलग तरीके से आएगी, या मैं पढ़ता हूँ तो कोई भी ऐसी चीज पढ़ता हूँ जो आपको कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा मिले, मैं ये कोशिश करता हूँ। तो आप भी सिर्फ नर्सिंग पढ़ाई करो ना, ऐसा नहीं मेरे को नर्सिंग के अलावा कुछ नहीं चाहिए, अरे बेवकूफ। नर्सिंग 24 घंटे में 6 घंटे ड्यूटी और 18 दिन ही है, बाकी टाइम में क्या करेगा, बाकी टाइम में क्या करेगा? तो ऐसा नहीं है, नर्सिंग अपना जॉब प्रोफेशन है, बहुत अच्छे से करना, बाकी टाइम में अपनी लाइफ को ग्रूम करना है मस्त तरीके से, कि हर कोई आपके बनना जैसा बनने की कोशिश करे, ऐसा करना है। ऐसे नहीं बन जाना, नहीं मेरे को तो नर्सिंग के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो हो गया, मेरी 80,000 आ रही है, 80,000 कहाँ खर्च करने, ये भी कौन सीखेगा? जब तुम ये पढ़ोगे नहीं, तो तुम्हारे 80,000 कोई तुम्हें ओटीपी पूछ के ले जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा।
आपसे पूछेगा हेलो आप कैसे हो, यू आर टू मच इंटेलिजेंट, यू आर जीनियस, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आपने अच्छा काम किया है, प्लीज हम आपको एक बहुत अच्छा मैसेज भेजना चाहते हैं, मैसेज ओपन नहीं हो रहा है, हम आपको एक शानदार गिफ्ट भेजना चाहते हैं, वो आपके लिए सरप्राइज है, ओपन नहीं हो रहा है, प्लीज आपके फोन में एक शानदार ओटीपी आया है 070621348 ऐसा कुछ करके, लास्ट नंबर हमें पता नहीं है, प्लीज आप हमें ओटीपी सेंड करें। आप कुछ, ओ माय गॉड, तारीफ कर दी, ये लो ओटीपी, ओके बाय बाय टाटा, गया। होना चाहिए ना भाई, एजुकेशन का पर्पस क्या है, अपने हिस्से की रोटी हमें मिले, ये तो ठीक है, हम जो मेहनत करें वो मिले। एजुकेशन का मेन पर्पस ये है कि हमारे हिस्से की रोटी कौन खा रहा है, मेन पर्पस ये है, हमारा हक हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम लाइफ में क्या कर सकते हैं। कि हर किसी के पास टैलेंट है, आप इतने लोग बैठे हैं, सबके पास टैलेंट है, लेकिन कोई मेहनत करता है कोई नहीं करता है। मैं आज आपको एक ही बात बोलूंगा, आपके पास में इतना टैलेंट है कि आप कुछ भी कर सकते हो, हम कुछ भी नहीं है आपके आगे, कुछ भी नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे तो हमसे बहुत ज्यादा, हम तो कुछ आपके जैसे ही है, नर्सिंग ऑफिसर आप है, नर्सिंग ऑफिसर हम है, आज नहीं तो आप कल बन जाओगे, लेकिन आप ऊपर जा सकते हैं और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं और भी ज्यादा ऊपर जा सकते हैं, अगर आप अपना पोटेंशियल पहचानोगे। कुछ लोग क्या करते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बने, किताबें बंद करी, उसके ऊपर टंग लगी, कट्टे में डाली, साइड में रखी, अपना काम हो गया, बाद में जाए जनता अपना काम बनता, अरे उससे नहीं होगा कुछ, ये आपका अल्टीमेट पर्पस नहीं है। आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, तो प्लीज अपनी पोटेंशियल को पहचाने। आप देखना, अपने पोटेंशियल को पहचानने का एक बेसिक तरीका है, सिंपल तरीका बताऊं, आपसे कम इंटेलिजेंट लोग आपके साथ में, आप एक लिस्ट बनाना बैठ के 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, और स्पेशली आपकी फील्ड में जो नहीं है, जैसे एग्जांपल 12th में आपके साथ थे लेकिन नर्सिंग नहीं किया, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे ज्यादा ग्रो किए हैं, अच्छे पोस्ट पे गए, तो वो कहां से आए, किसी दूसरे प्लेनेट से थोड़ी आए, उनको पोटेंशियल मिला, उनको किसी ने क्लिक करवाया कि तू ये कर सकता है, सिर्फ तू ये कर सकता है, उसके माइंड में आ गई, तो आप में बहुत पोटेंशियल है, सब जगह टाइम लगता है, हम रास्ता छोड़ देते हैं। कई बार हम इधर जवाना होते हैं, पता चलता है 4 किलोमीटर हमसे इधर है, हम 3 किलोमीटर जाके बोलते हैं चलो एम्स आया नहीं, छोड़ो, जब आता है बीच में आगे कोई भी अच्छा डेस्टिनेशन आता है, उससे पहले एक ऑब्स्ट्रक्शन जरूर आता है। तो जो एम्स पे जाओगे ना, तो आपके सामने दो रोड आएगी, अभी कभी एम्स गए हो कोई, दो रोड आएगी, तो जिधर एम्स है वो रोड ऐसा लगेगा, ये तो इधर तो एम्स हो ही नहीं सकता, और उधर से लाइट चल रही है, उधर लगेगा आप उधर चले जाओगे, एम्स तो इधर होगा, खुली जगह है, और आप चूक जाओगे। तो हर एक डेस्टिनेशन से पहले ऑब्स्ट्रक्शन आता है, अगर उसको पार कर लिया तो सिलेक्शन है। तो आप जो कम इंटेलिजेंट लोग आपसे ज्यादा जा रहे हैं, इसका मतलब आप उससे ज्यादा जा सकते हैं। सत्य है कि आपको कंटिन्यूएशन में चलना है। आप देखना बहुत कम एज में, बहुत आप पुराने अपने पापा की जो कुछ कहानियां सुनो, आपको पता चलता है कि मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे का कुछ नहीं था, आज वो एसीपी है, आज वो कोई है, आज वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, आज वो किसी पोस्ट पे चले गए, वो कैसे चले जाते हैं, उन्होंने कंटिन्यू, उसको किसी ने बताया कि तू ये कर सकता है। अगर किसी कोई आपको बता दे तू ये कर सकता है, तो आप करना चाहिए, क्योंकि जितना पता हमें चलता है उससे ज्यादा पता हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट को चलता है, हम क्या कर सकते हैं। आप जो आपके साथ रहता है ना, वो आपको बात बताए ना, कभी भी उसकी बात को कभी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जो बंदा बताता है ना, वो कंपैरिजन करके बताता है कि इसमें वो है जो दूसरे में नहीं है, इसका मतलब आपको वो करना चाहिए। तो ये नर्सिंग ऑफिसर तो कुछ नहीं है, तो आप बन ही जाओगे, आप उसके साथ में कुछ और करने की भी कोशिश कर सकते हैं, टीचिंग हो सकता है, अपना कोई बुक पब्लिश हो सकता है, आप अपने नोट्स पब्लिश कर सकते हैं, आप कोई और चीज बता सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद में लोगों को बता सकते हैं कि ऐसे नर्सिंग ऑफिसर बनिए, जिससे कुछ नया कुछ प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव मोटिवेशन रखना पड़ेगा, एक साथ नहीं होगा। नर्सिंग ऑफिसर बन के किताब बंद कर दी, छोड़ दिया, आप घूमने चलते हैं, घूमने जाओ, जाना भी चाहिए, पता भी नहीं चलेगा कि ट्रेन कौन से रास्ते से आ रही है, एक बार प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है, आप पटरी के आगे जाके खड़े हो, इधर से आएगी, मैं जाऊंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर उल्टी। प्लीज थोड़ा सा, तो ये क्या था, मैनेजमेंट, एमआरआई गाइडेड अल्ट्रासाउंड सर्जरी हटाना पड़ता है, लेप्रोस्कोपी कोगुलेशन लेजर, कई बार ट्यूमर को हटाते हैं कोगुलेट करके, वो आप पढ़ोगे उसमें ऑन्कोलॉजी में। ठीक है, ये बेसिक, मैं बार-बार ज्ञान क्यों दे रहा हूं, मुझे आप लोगों में बहुत पोटेंशियल नजर आता है, बहुत। कुछ कुछ लोग तो मुझे ऐसे इंटेलिजेंट लगते हैं कि ये बहुत कहीं-कहीं जा सकते हैं, बट पता नहीं उनका अगर ट्रैक चूक गया ना, तो मुझे बहुत दुःख होगा। आप सही ट्रैक पे जाना, पहुंच जाओगे। अब बीच में जाते-जाते मुड़ जाते हो, यू टर्न ले लेते हो, या तो फिर मामला बिगड़ जाता है। आपको ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं बार-बार फिर भी देता हूँ आपको। हमारे ज्ञान से किसी एक जने की भी जिंदगी बन गई तो हमारा तो काम बन गया भाई, इतना ही कहना है। बार-बार आप शायद बोर हुए होंगे कभी-कभी, हाँ हो रहे हैं, मुझे पता है कि पढ़ाने के टाइम क्या बीच-बीच में बता रहे हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है, माइंड में जगाना बहुत जरूरी है, जाग गए तो काम हो जाएगा। तुम ये चीज नहीं मानते रही, मत मानो, मत मानो, मैं देखता हूँ कितना मानते हैं। मैंने आज 13 टाइम्स का पेपर का बोला है, कितना सॉल्व करके आता है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा कल कि ये बताओ कौन सा एंटीकोगुलेंट प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता नहीं है, उसमें क्वेश्चन आ रखा है, फिर देखता हूं मैं कौन सा सही करते हो, कौन सा एंटीकोगुलेंट प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करता, इसमें भी डाउट है। अरे कौन कौन सा प्रेगनेंसी में सेफ है, तो वही क्रॉस नहीं करता, तभी तो सेफ है, बेवकूफों। क्या किया जाए आपका, यूटेराइन पॉलिप, पॉलिप मतलब लॉलीपॉप, यूटेराइन लॉलीपॉप, ये। हाँ, तो यूटस में एक पहले एक चॉकलेट आती थी जब हम नर्सिंग किया करते थे, फ्लेरो नाम की, किसी ने खाई होगी फ्लेरो, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हुआ करती थी एकदम, ऐसे गिची गिची टाइप, ठीक है, एक टॉफी थी वो सॉफ्ट हुआ करती थी, हाँ जेली वाली। तो पॉलिप इज ए जेली लाइक स्ट्रक्चर इन द यूटरस, तो इसका मैं बोल दूंगा पॉलिप इज लॉलीपॉप, तो वही है यूटेराइन एंडोमेट्रियल पॉलिप। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, हेडिंग लगा दी मैं, ठीक है। आज के बाद मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा, सिर्फ ये बातें बताऊंगा आपको, पढ़ाई की और कुछ नहीं। अरे बहुत जरूरी है पढ़ाई, सिलेबस नहीं होगा ना, क्योंकि मेरे को देने के बाद ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है क्या ही बता दिया मैं। आप लोगों में वो एनर्जी नहीं है जो पुराने वाले बच्चों में हुआ करती थी, क्या कारण है पता नहीं। आप थक गए क्या, डेस्टिनेशन से पहले थकने को कुछ और कहते हैं, प्लीज, जैसे मतलब अच्छी बात नहीं है। यूटेराइन पॉलिप इज एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम, इट मे बी बिनाइन और मैलिग्नेंट। कितना बच गया अभी तक, मेरे को तो ऐसा लगता है पूरा ही नहीं हुआ, आधा मिनट रुक जाओ रे, अब तो मैं करवा ही दूंगा, अभी बहुत हो गया, बहुत है बहुत है, अब स्पीड कर लेना, आज नहीं हुआ तो कराऊंगी नहीं, ये हो गया। नेक्स्ट,
इसको क्या ही हो गया पता नहीं। टाइप्स म्यूकोइड और फाइब्रोइड। म्यूकस का हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू का हो सकता है। म्यूकोइड का मतलब जल्दी लिखो फटाफट, दो टाइप का म्यूकोइड। म्यूकोइड लिख के जगह छोड़ दो इतनी, कितनी कितनी, चलो कोई ना अलग लिख लो, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे लिखे वैसे ही लिखो, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, मेरा टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट करोगे आप। म्यूकोइड और फाइब्रोइड, वापस हेडिंग लगाओ म्यूकोइड। इस टॉपिक के बाद में एक ही टॉपिक बचा है जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, जो 10 मिनट का ही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इससे ज्यादा, तो ध्यान रखना वहां पर थोड़ा सा, बाकी सब ठीक है। म्यूकोइड देखो कॉमन है, यूट्राइन पॉलिप होता है, उसका मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, म्यूकोइड या फाइब्रोइड? म्यूकोइड। कहां हो सकता है? बॉडी पे हो सकता है, सर्विक्स, इसका मतलब याद नहीं रखना, यूट्रस में कहीं पर भी हो सकता है। पेडिकल्स में भी सो लॉन्ग दैट इट मेक पॉलिप प्रोड्यूस फ्रॉम द सर्विक्स और रीच अप टू द वेजिनल इंट्रोडक्स। अगर ये सर्विक्स की पे होगा तो सीधी बात है पॉलिप्स हैंगिंग स्टाइल में रहेगा, इसका मतलब नीचे ही आएगा। इसका अगर सर्विक्स ही होगा तो हो सकता है कि प्रोड्यूजन हो सकता है कि उसका प्रोलैप्स हो बाय चांस, क्योंकि पॉलिप्स का मतलब ही वही होता है। बॉडी में रहेगा तो नहीं दिखेगा प्रोड्यूजन। डन हो गया। आगे बढ़े, रिस्क फैक्टर शॉर्ट में लिख दो, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, इंक्रीज परसेंटेज। एक सवाल पूछूं, पूछ लो, सही से बताओ, रहने दो, रहने दो, रहने दो, पूछूं, चल झूठे, नहीं पूछ रहा, पेशेंट है, फोन में नहीं था, आप सोचोगे फोन में देख के पूछ रहे, क्वेश्चन पूछने के लिए फोन देखने की जरूरत नहीं, वो भी एडल्ट है, वो भी मेल है, एज इसकी है 48.5 इयर्स। सर 0.5 क्यों पूछा, कंफ्यूज करना है ना। उसका टीजी 140 है, उसकी हाइट 162 सेंटीमीटर है, पूरा बायोडेटा बता रहा हूँ, उसकी हाइट कितनी है 162 सेंटीमीटर है, उसका वेस्ट लगभग लगभग मैं बताऊं आपको 30 34 क्या बोलते हैं उसको, इंच, 34 इंच है वेस्ट। उसका कोलेस्ट्रॉल 196 है, उसका एसडीओटी 37 है, उसका एलडीएल 109 है, उसका हाइट और वेस्ट रेशियो आपको पता है। ये 5 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन है, अडल्ट पेशेंट है, 48 ईयर एज है, 160 सेंटीमीटर हाइट है, 34 इंच उसका वेस्ट है। तो बताइए इन 5 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उसके कार्डियोवास्कुलर अनहेल्थ होने को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन समझ में आया? 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उसके कार्डियोवास्कुलर रिस्क को इंडिकेट करता है कि इसको फ्यूचर में कभी-कभी कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है। ऑप्शन ए ट्राइग्लिसराइड, क्या नॉर्मल है? क्या ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल है? ट्राइग्लिसराइड अगर 150 से कम है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं होगा। अभी तक कोई चांस नहीं है, इसका मतलब ये तो रिस्क नहीं है। ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल 196 है, तो थ्योरेटिकल ये पढ़ते हैं कि 200 से कम होना चाहिए। सी एसजीओटी है 37, इसका डायरेक्ट कोई रिलेशन ही नहीं है, कोरोनिक आर्टरी डिजीज से भी कोई रिलेशन नहीं है। एमआई हो जाता है तो चौथे नंबर पे एसजीओटी बढ़ता है, पहले नंबर ट्रोपोनिन, फिर सीपीके, एमबी, फिर एलडीएच, फिर एसजीओटी। अगर एमआई होने के बाद फोर्थ नंबर पे नाम आता है एसजीओटी का, इसका भी कोई रोल नहीं है। फिर आता है एलडीएल 109, 130 से कम होना चाहिए, 110 से कम है तो फिर बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में कार्डियोवास्कुलर रिस्क नहीं है। तो फिर ये ई ऑप्शन कैसे एबनॉर्मल है? हाइट वेस्ट रेशियो, ये कैसे एबनॉर्मल है? क्या इससे कैसे पता चला कि इसको फ्यूचर में कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी या कार्डियोवास्कुलर रिस्क है इसको फ्यूचर में? सुनो, ये नया क्वेश्चन आपको बता रहा हूं आज। अगर किसी मेल पर्सन का, फीमेल का नहीं कह रहा हूं, मेल का, जिसकी हाइट से उसका एब्डोमेन हाफ या हाफ से ज्यादा है, इसका मतलब उसको पेट कम कर लेना चाहिए अपना, नहीं तो उसको फ्यूचर में कार्डियोवास्कुलर रिस्क इसका आधे से ज्यादा है। कैसे? इसकी हाइट कितनी है 1, इसका पेट कितना, एब्डोमेन वेस्ट कितना है 34 इंच, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, 34 प्लस 17 कितना हुआ, आता ही नहीं है 95। तो इसका वेस्ट कितना है 95, होना कितना चाहिए था 80, कितना सेंटीमीटर होना चाहिए था, अरे कितना सेंटीमीटर है इसका एब्डोमेन, वेस्ट कितना है 95 सेंटीमीटर, 34 का मतलब होता है 95, होना कितना चाहिए आधा, हाइट का हाफ होना चाहिए, गजा के सब माप लेना, जिसका ज्यादा है दौड़ भाग स्टार्ट कर दो अभी भी।
ये मैंने नहीं कहा, डब्ल्यूएचओ कह रहा है वेस्ट हाइट का आधा होना चाहिए, आधे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ मेल्स, समझ रहे हो क्या मेरी बात? वेस्ट हाइट रेशियो 0.5 भी होना चाहिए, जिसकी हाइट और उसका वेस्ट एक दूसरे का हाफ होना चाहिए। समझ आई? ज्यादा नहीं है, ज्यादा है। इसका मतलब पेट ढोल हो रहा है, ढोल इंडिकेटेड टू फ्यूचर इन सीएडी, तो ढोल को कम करो। और मेल लोगों की ओबेसिटी होती है ना, 4 स्टेज होती है ओबेसिटी की, ऐसे स्टेज सीधी नहीं होती। पहले थोड़ा सा पेट बाहर निकलता है, मानते नहीं कहां है, ऐसे करता है ही नहीं। फिर थोड़ा सा निकलने लगता है, बैठता है ऐसे झांकने लगता है, फिर बोलता हूं थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, वो हो गया इतना सा, थोड़ा सा है। फिर थोड़ी सी तीसरी स्टेज और ज्यादा बाहर आता है, जब बैठते हो तो एकदम ऐसे हो जाता है। फिर बोलता हूं जिम स्टार्ट किया है, कल से स्टार्ट है। फिर हो जाता है क्या करें, हो गया जब वो इतना बाहर आ जाता है। हाँ, किसके जैसा? डालू जैसा। ये 4 स्टेज है। फीमेल में ऐसा नहीं होता, उसका अगर आधी रोटी भी ज्यादा खा ली, ओ माय गॉड, एब्डोमिनल बाइंडर लगाना पड़ेगा आज तो, माय टमी इज गोइंग टू मच फास्ट मोर देन मी। अरे रुक जा, कुछ नहीं होता। मेल लोग डाइटिंग पे होते हैं तो 4 रोटी खा लेते हैं खाने के बाद। फीमेल लोग डाइटिंग पे होती है तो 9 दिन में 4 रोटी खाती है, और तब तक वो 20 किलो आटा खा जाता है डाइटिंग पे। मेल लोग डाइटिंग पे होते हैं तो 4 समोसे की जगह 2 खाते हैं। फीमेल डाइटिंग पे होती है तो रसगुल्ले से हाथ नहीं करती, टच नहीं करती। हाँ हाँ मेरा सॉरी, तो सुन लो ओबेसिटी वालों, इसलिए लड़कियों को ओबेसिटी नहीं होती। क्लिनिकल फीचर्स क्या याद रखोगे? हाइट वेस्ट रेशियो, मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक, इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग्स, पॉलिप डैमेज होगा तो ब्लीडिंग्स, स्पेकुलम एग्जामिनेशन के अंदर रेडिश कलर लगेगा। जब आप एग्जामिनेशन करोगे तो उसमें ऐसा वो पॉलिप सीन होगा। जल्दी कर लो, क्यों ज्ञान दे रहा हूं मैं इतना, खत्म हो गया। तो आप क्या याद रखोगे? हाइट होती है वो डबल होनी चाहिए वेस्ट से, डबल से कम है तो गड़बड़ है। समझ गए मेरी बात? हाँ या ना? सच बोल काला कौवा, कुछ नहीं है लिख लो, ऐसा जरूरी नहीं। 130 से कम तो किसी हालत में होना चाहिए, एनी हाउ, किसी हालत में। और 109 10 से कम है तो भी, क्योंकि 100 से कम बहुत कम लोगों का आता है, इसलिए लोग गाइडलाइन भी चेंज होती है, बोल दिया वो आएगा ही नहीं। आप किसी का करवा के देख लो, मुझे नहीं लगता किसी का 100 से कम आएगा। इसका मतलब ये नहीं सबको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, नहीं आता। आप एक दिन लिपिड प्रोफाइल करवाना, लड़कों से कह रहा हूँ, ये तो खाती नहीं है दिन का, कहां से आएगा? ये जब खाना लेती है ना तो एक टिफिन को खाली करती है पहले, फिर जो सभी का ऊपर वाला ऑयल है उसको खाली करती है, ऑयल को उसमें। समोसा खाती है तो खाली 2 पेपर लेती है, फिर समोसे को पेपर को पूरा का तेल में नहा लेती है, फिर समोसा खाती है। इनका आएगा कहां से? तो फिर फीमेल नर्सिंग ऑफिसर इज परफेक्ट नर्सिंग ऑफिसर। ये इस दुनिया में परफेक्टनेस को पूरा करने के लिए आई, हम लोग तो चला रहे हैं बस। हो गया, हो गया ना? थैंक यू, इस बार जल्दी हुआ, अगली बार भी होगा। लिखो लिखो, यानी लिख ले। सॉरी हो गया, मैं चॉकलेट खा रहा था, कल की बात, परसों की है। मैं क्लास में, मेरे छोटे वाला भाई क्या बोला घर आके शाम को, जब क्लास में चॉकलेट खाता ना किच किच की आवाज आती है ऐसे, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा तू सुनते क्यों है, तू उधर नोट्स बनाएगा, मैं यहाँ पे सुनने आया, तू मुझे यहाँ आता है, ये ऐसी चीज नोटिस करता मेरे कि किच किच की आवाज आती है। मैंने कहा मेरे को बोला अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ओ, ये जाके बोल देंगे उसको, वो आ जाए नहीं तो मैं टिका देता हूँ। मैंने कहा तू ध्यान दे पढ़ाई में, बाकी चीजें सब छोड़। है क्या वो क्या पढ़े उसको अभी, अभी मैंने कहा थर्ड ईयर आया, अभी थर्ड ईयर में मतलब एग्जाम देके आया है। मैंने कहा तू फोर्थ ईयर तक जितना एंजॉय करना कर ले, उसको एकदम ऐसे फ्री कर रखा है, मस्त एंजॉय योर लाइफ फोर्थ ईयर तक। फिर 6 महीने मैंने कहा तेरे को लाऊंगा एक, फिर मिलेंगे वहां पट्टा, बैठूंगा सामने, दे देना दिन बोल माइसेरिया ग्रेविस, वेल एम आई। अभी थर्ड ईयर का एग्जाम देके आए हैं ये, उनका फ्रेंड सर्किल बैठा है यहाँ, ये शाम तक उसको न्यूज पहुंचा देंगे, आज ये बोल रहे थे शाम को, मेरे को पता है चाय में ज्यादा शक्कर टिका के पिलाएगा मेरे को, गुस्सा आ जाता है उसको बहुत जल्दी। हो गया मैनेजमेंट, स्ट्रोस्कोपी, यूटेराइन कोलिटिस, हिस्टेक्टोमी। पहले स्ट्रोस्कोपी करके देखते हैं अंदर ट्यूमर है वो निकाल लेते हैं, पॉलिप नहीं हो रहा बार बार तो फिर हिस्टेक्टोमी कर देते हैं। ओके डन, जल्दी करो। अभी तक मैंने उसको आज तक एक नर्सिंग का एन नहीं बताया, आज तक। एक बार फर्स्ट ईयर में ट्राई किया था, मैंने कहा मेरा माथा घूम जाएगा, कैंसिल। भाई फर्स्ट ईयर में मेरे को भी कुछ नहीं आता था, मैं एक्सपेक्टेशन करके बैठ गया एक दिन। भाई फर्स्ट ईयर में किसको आता है, मेरे को भी नहीं पता, उसको कैसे पता होगा। मैंने पूछ लिया ये क्या है, ऐसे पूछा, मैंने सोच लिया पता है सब। फिर मैंने कहा तू 3 4 साल मस्त जैसे तेरा मन है वैसे पढ़, जो करना है कर, तुम लास्ट 6 महीने में लपेट देंगे सब। है अब वो शायरी जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। हाँ हाँ, वो शायरी का शौक चढ़ा उसे अब। मैंने कहा शायरी से नाम निकलेगा, कल भी शायरी बोल रहा है, बोले भाई। मैंने मना कर रखा, मैंने कहा अपने को ज्यादा ऐसे नहीं करना। आ गया नहीं, थोड़ा बहुत मेरे को बोल दिया तो मैं क्या करूं, कर ले बोल। हो गया डन।
ये तो क्वेश्चन है कोई ना। यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट सुनो, यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट तीन टाइप का होता है। एक होता है रेट्रोवर्जन, लिखो यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। नॉर्मल ये तो आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे यूट्रस कहां होता है, वो एनाटॉमी पढ़ा दिया कि रेक्टम के आगे होता है, ब्लैडर के पीछे होता है। तो नॉर्मली जब ब्लैडर भरा होता है पोजीशन चेंज हो जाती है, पोजीशन ऑफ यूट्रस व्हेन फुल ब्लैडर। भाई ब्लैडर भरा हुआ है तो यूट्रस ऐसे हो जाएगा, अभी ब्लैडर खाली है, यूट्रस सो रहा है, ब्लैडर भर गया, यूट्रस ऐसे हो गया। सही है गलत है? कुछ समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? ये ब्लैडर ऐसे सो रहा है, ऐसे यूट्रस ऐसे सो रहा है, कब? जब ब्लैडर खाली है। अब कोई मेरे यहाँ पे सपोर्ट लगा दे कितना बड़ा, मैं क्या करूंगा एल, तो यूट्रस किसके पीछे? ब्लैडर के, ब्लैडर बच जाए यूट्रस सीधा हो जाएगा, खाली हो जाए ये ले। तो ये पता ही आपको, ये पता नहीं की जरूरत नहीं है। तो यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट तीन है, एक होता है रेट्रोवर्जन पीछे की तरफ जा सकता है, एक होता है इन्वर्जन, एक होता है प्रोलैप्स। तीनों में मीनिंग समझ सकते हैं मुझे? तीनों में डिफरेंस क्या है? हाँ कौन, आप मैं बताओगे? आप हाँ मतलब दोस्त बता, डरना नहीं है यहाँ, बोलो, खड़े हो जाओ, बोलो, चुप हो जाओ भाई, सभी बता रहे हैं। एक है रेट्रोवर्जन, एक है प्रोलैप्स, एक है इन्वर्जन, बताओ बोलो एक। जोर से बोलो, आप तो धीरे बोलते हो क्या? तुम्हारा वोकल कॉर्ड में क्या होता है लड़कियों के सबके? जब तुम क्लास में धीरे बोलते हो, बाकी टाइम आवाज आती है जोर जोर से, हॉस्टल में तो ऐसे चिल्लाते हो, क्या हुआ? बोलो जोर से बोलो। रेट्रोवर्जन, रेट्रो का मतलब होता है पीछे, वर्जन की ओर झुक जाना। यूट्रस नॉर्मली कौन सा वर्जन होता है, चलो ये बताओ। यूट्रस नॉर्मली जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूं, यूट्रस ऐसा नहीं है, यूट्रस ऐसा है, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेट। कौन सा रोटेट? डेक्स्ट्रो मीनिंग क्या हुआ? राइट साइड झुका हुआ होता है, ये नॉर्मल है। यूट्रस इसीलिए प्रेगनेंसी में सुपाइन नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑलरेडी ऐसे है, फिर उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड, प्लेसेंटा, फीटस बढ़ेगा तो किधर जाएगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा तो इधर क्या है? इंफीरियर वेना केवा, क्या इधर से कौन आ रहा है? उसको कंप्रेस कर देगा, तो सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपोटेंशन सिंड्रोम हो जाता है। तो रेट्रोवर्जन का मतलब क्या है? यूट्रस पीछे की ओर झुक जाना। एक तो ये डिसऑर्डर हो गया। अच्छा प्रोलैप्स में और इन्वर्जन में क्या फर्क है? एक है, हल्का सा बता दो, कोई कोई मेल नर्सिंग ऑफिसर बताओ बढ़िया बात, आप एक मेल का यहाँ काल पड़ गया आगे, अरे उधर से मेरा मेरा इन्वर्जन हो जाएगा, बताओ देखिए कोई। सर आपका मन लगने लग गया? हाँ सब सही एकदम सेटल। चलो बताओ, अरे पूछा नहीं आपसे, हाँ लड़कों की यही आदत है, तीन बार नहीं पूछो कभी हाँ बोल देते। मेरे को जाने दो, उधर से जा रहा हूँ, खड़े हो जाओ जल्दी। हाँ हाँ हाँ, जोर से, आपका वोकल कोड ठीक है या फेमिनाइन वोकल कोड है? जोर से बोलो, मस्कुलाइन वोकल कोड है ना? फेमिनाइन ठीक है, तो बताओ, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस से बोलना, जोर से बोलो। मैंने क्या पूछा था? आप यहीं थे मेंटली? पक्का? आपका नाम क्या है? राजवर्धन जी। मेरे को ये बताओ, आप इन्वर्जन और प्रोलैप्स में डिफरेंस क्या है? चुप रहो, क्यों नहीं पता? कोशिश करो। मैं क्या हूं, चुप रहो, कोई बोलो मत बिल्कुल भी। थोड़ा सा डिफरेंस है कुछ, आप बताओगे सर? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं मैं इनसे पूछ रहा हूँ भाई, रुक जा, अभी आपसे पूछूंगा तो आप नहीं बता पाओगे। प्रोलैप्स में सिकुड़ जाते हैं, ये भी तो सही जवाब नहीं है। नाम क्या आपका, कहाँ से? आप पहले यूट्यूब पे क्लास लिया करते, जैन सोलंकी नाम के खूब के कमेंट ऐसे कुछ, जैन सोलंकी बड़ा बड़ा सा। अच्छा आप बताओ, आप लड़कों से ही पूछूंगा सर। हम्म, थोड़ा ठीक जा रहे हो बट सही नहीं जा रहे। और बताओ कुछ और। इन्वर्जन मींस उल्टा हो जाना, उल्टा मतलब कैसे? पहले यहाँ था यहाँ चला जाओ, तो ऐसा कुछ खास आंसर आया नहीं। किसमें इन्वर्जन बता रहे हो, प्रोलैप्स में? आप नहीं हो, नर्सिंग नर्सिंग करके ना, थर्ड ईयर है, ओबीजी आया नहीं, पढ़ा नहीं। हाँ सर आप बताओगे, कोशिश करो, मैं कह रहा हूँ बता सकते हो आप बता सकते हो, मेरे को ऐसा लग रहा है। इन्वर्जन का मतलब नीचे की ओर, प्रोलैप्स का मतलब ऊपर की ओर, ये भी गलत है। अब कोई सही जाए ना, बताओ। क्या सही नहीं बैठा मामला, कोई कहेगा नहीं? जैसे मुझे होगी पता, मैं कुछ और पता करना चाह रहा हूँ, क्या बंदा, आप बताओगे? हाँ हाँ, ठीक जा रहे, सही नहीं जा रहे, आज पढ़ा रखा मैंने, क्या करूँ मजू? नहीं मेरा टूट गया दिल आज। क्या डिजीज का पूछ रहे हो, पॉजिटिव एजेंट पूछ रहे हो? हाँ पूरा नहीं पता है, क्या है पॉजिटिव एजेंट बताओ, नीचे आना अभी बता दो। हाँ, सुनो आपके पास कोई ऐसा चाहिए मुझे जिससे कुछ, नहीं नहीं, मैं, अरे मेरे को कोई ऐसी बोतल नहीं, हाँ हैंकी दे दो चलो, होगा ना? अरे ऐसा कोई दे दो ना, हाँ इसमें होगा, ये नहीं, अरे बेवकूफ रुमाल होगा कोई, छोटा सा लड़कियों वाला, हाँ लाओ ना, लाओ लाओ जल्दी, जल्दी लाओ, टाइम का है, एक बहुत है, आ गया बस। अब देखो तुम लोग ऐसे क्यों कर दिया करते हो, सॉरी मैम यार, कोई ना, अब की बार आपका ले लो। सुनो, ये यूट्रस है ऐसे, ये ऐसे यूट्रस है, ये फंडस है, ये बॉडी कैविटी है, ये सर्विस है, ठीक है, ये नीचे सर्विस है, ये यूट्रस ऐसे आगे की ओर ओपन है, ऐसे जाता है, ये जहां होना चाहिए उससे सीधा एज इट इज ऐसे कैसे नीचे आ जाना, प्रोलैप्स कहलाता है। जिसकी एनाटॉमिकल सीधा एज इट इज, फंडस ऊपर ही रहेगा, यूट्रस की लोकेशन में फंडस ऊपर ही रहेगा, बॉडी कैविटी बीच में ही रहेगा, सर्विस नीचे ही रहेगा, जैसे है वैसे नीचे आ जाना।
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उसको बोलते हैं प्रोलैप्स। यूट्रस का एज इट इज सेम लोकेशन में नीचे आ जाना, ये क्या कहलाता है? प्रोलैप्स। इन्वर्जन क्या है? ये यूट्रस है, अब मैं अंदर हाथ डाल रहा हूँ, ये फंडस कहाँ है? ऊपर है। साइड में क्या है? तो इसकी वॉल है, वो वहीं पर रहेगी। फंडस क्या होगा? बाहर आ जाएगा। फंडस आ गया वजन से बाहर, वो पार्ट पीछे रह गए, इनसाइड आउट। मतलब क्या हुआ? जैसे मैं कर रहा हूँ, ये हो गया प्रोलैप्स। ये क्या हो गया? पहले ऐसे था, ब्रॉड लिगामेंट और कार्डिनल लिगामेंट यूट्रस को सपोर्ट करते हैं, और ओवेरियन लिगामेंट, तीन टाइप के लिगामेंट होते हैं, सपोर्ट करते हैं, ऐसे रहता है। जैसे ये क्या होगी? साइड वाली दीवार होगी, ये सर्विक्स हो गया और ये फंडस हो गया, तो ये यहाँ पर होना चाहिए, ये यहाँ आ गया, एज इट इज ऐसे। ये क्या है? प्रोलैप्स। इन्वर्जन क्या है? ये है फंडस, ये साइड वाली वॉल, ये सर्विक्स, ये ऐसे हो गया। ये क्या है? फंडस आ गया, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको? ओके, थैंक यू। अभी दे देंगे, क्लास चलने दो ना, समझ में आ गया ना? तो रेट्रोवर्जन का मतलब क्या है? लॉन्ग एक्सिस का पीछे की तरफ झुक जाना, रेट्रोफ्लेक्शन दूसरी साइड झुकना। एक्चुअली यूट्रस की तीन क्लासिकल फीचर्स होती है नॉर्मल, डेक्स्ट्रो रोटेट, सुन लो नॉर्मल, सुन लो पहले, एंटी वर्जन, एंटी फ्लेक्स। यूट्रस की तीन क्लासिकल फीचर्स होती है नॉर्मली, डेक्स्ट्रो रोटेट राइट की तरफ झुका हुआ, एंटी वर्जन, एंटी फ्लेक्शन। कैसा होता है? तो इसका मतलब रेट्रोफ्लेक्शन है तो भी अब नॉर्मल है, रेट्रोवर्जन है तो भी अब नॉर्मल है। समझ में आ गई बात? देखो कितना समझाना पड़ता है। लड़कों आज दिल तोड़ दिया आपने, है तो आपको हाथ नहीं खड़ा करना चाहिए था, पूछ लेता। अब आप पहले ऐसे करके बैठ जाते, फिर मैं क्यों पूछूं? आप चाहते हो मुझे पूछे तो चुपचाप ऐसे हाथ छुपा के बैठे रहो। कोई ना, नेक्स्ट क्लास में अपना सीजन स्टार्ट हो जाएगा, ये तो मैं अगर रह भी गया तो आधे घंटे में करवा के, 15-20 मिनट में। समझ गए ना? टेंशन नहीं लेने का। सीएचएन स्टार्ट, अच्छे से नोट्स बनाना नए रजिस्टर में। तुम रफ कॉपी में पीछे पीछे लिख देते हो कैसे में कुछ भी। नोट्स सब क्या होने चाहिए? बढ़िया नाम लिख के, खुद का, कोचिंग का, सर का। हाँ होना चाहिए ना, सर का नाम किसने पढ़ाया था। आज से कम 20-25 साल बाद देखो, अच्छा ये वही है ना सर, उन्होंने मेरे को पढ़ाया था, देख सीएचएन पढ़ा था मैंने, सीएचएन। सही है कि नहीं हो? नाम लिखना है सर का, लिखते नहीं हो तुम लोग, मुझे पता है। लिखते हो? झूठ बोल रहे हो, नहीं लिखते हो। तो वो इधर से बोल रहे, पता है वो क्या बोल रहे? कॉपी मेरी, नोट्स मेरे, फीस दी है पढ़ने की, पैसे लेके पढ़ा रहे हो, तो हम आपका नाम लिखे जरूरी है क्या? मत लिखो, लिखने से 2 नंबर ज्यादा आएंगे पेपर में। आर सर क्या? अच्छा आर सर क्या लिखते हो? वाह बहुत बढ़िया, तो और भी अच्छी बात है, ठीक है फिर मत लिखो कोई ना। सही है भाई, ये पिंकी बोल रही है, मैं तो आर सर का लिखती हूँ। ठीक है लिख और किसका लिखती है? हाँ नहीं, तो और किसका लिखते हो? तो फिर सब्जेक्ट का लिखते हो नहीं लिखते हो? हाँ ठीक है, हो गया। यार मत लिखो टीचर का नाम, कोई जरूरी नहीं, मैं तो जस्ट, आई एम जस्ट किडिंग, जस्ट जोकिंग। हाँ बस ऐसे ही बता रहा मैं ऐसे नहीं कह रहा, लिखना कोई जरूरी नहीं है, जस्ट टाइम पास के लिए बोला 2 मिनट। अपना नोट्स अच्छे से बनाना, मेरे कहने का मतलब ये है। बाकी क्या है, नाम वाम कुछ नहीं, अपने खुद को पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट है। अपने नोट्स फ्यूचर में वापस रिवीजन करो, कल के दिन एसएनओ की भी वैकेंसी आए तो हाईलाइट करके, हाईलाइट रखना है। कोई मैटर नहीं करता हमारा नाम लिखो मतलब, आपको याद होना चाहिए पेपर के लिए, मेरा कहने का मतलब ये है। बाकी हाँ सुन रहा हूँ, नेक्स्ट कॉज बाद एक जन्मजात हो सकता है, कंजेनाइटल बाद में भी हो सकता है। अरे नहीं हमारा जरूरी नहीं है। हो गया? क्या हुआ? सॉरी उधर का देखो उनका, किसने भी लिखा? ऐसा कैसे हो गया? पहले ये तो एक लाइन छोड़ के ये लिख लो, मैं धीरे से पीछे करूंगा तुरंत लिख देना। एक लाइन छोड़ के लिख दो, फिर मैं ऐसे करूंगा हल्का सा, मैं बोलूंगा गलती से हो गया और आप लिख देना। समझ गए? बहुत बातें करते हो तुम क्लास में। सबसे बिंदास लाइफ होती है स्टूडेंट लाइफ, उससे अच्छी कोई लाइफ नहीं होती। जहां तक मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट से बेस्ट कोई लाइफ नहीं होती। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड में परफ्यूरियम में हो सकता है, भाई परफ्यूरियम में हो सकता है, कोई ट्यूमर की वजह से हो सकता है, कोई पेल्विक कैंसर हो जाए, पार्ट चिपक जाए तो हो सकता है? आप ये लिखो, फिर मैं करूंगा धीरे से लिख लेना। अब मैं हाथों हाथों नहीं करूंगा, लिखो ये, लिख लिया? बोलो, मत बोलो। इंसिडेंस 15 to 20% फीमेल में होता है। और कहां पीछे करूं, गचरा जाऊं? और पीछे, और पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, पीछे कहां? ले, ले बेवकूफ, यही तो था, यही था, यही था ना ये। इतना लिखने में क्या है, कॉज करके तुम इतना बड़ा एरो बना रहे हो, इतना एरो मत बनाओ। अब मैंने तो ऐसे ही बना दिया, ऐसे ही,
और वैसे भी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो क्या हो गया? मैन ये तो है नहीं कुछ। नॉर्मल यूट्रस देखो, इधर खोटू बताऊं, ले फोर टू ले, इधर है नहीं, देखो ये बेचारा है नॉर्मल यूट्रस। नॉर्मल यूट्रस क्या होता है? यूट्रस इज ए पेल्विक ऑर्गन या एब्डोमिनल ऑर्गन? यूट्रस इज ए पेल्विक ऑर्गन और एब्डोमिनल ऑर्गन? यूट्रस नॉर्मली इन अ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल द पेल्विक ऑर्गन until the 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। 12 वीक के बाद में यूट्रस इज एब्डोमिनल ऑर्गन, ऊपर बढ़ता है। कब तक? पोस्टपार्टम 2 वीक तक एब्डोमिनल ऑर्गन रहता है। उसके बाद में परमानेंट क्या रहता है? पेल्विक ऑर्गन। तो 12 वीक पे बन जाता है एब्डोमिनल, पोस्टपार्टम 12 टू 14 डे पे वापस हो जाता है पेल्विक। तो ये यूट्रस है यहाँ पर, कार्डिनल लिगामेंट है, एलिवेटर एंड मसल्स है, ऑब्ट्यूरेटर इनिशियल साइड साइड वॉल ऑफ पेल्विस है, वो छोड़ो। सेम प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ये एज इट इज यहां से उठा के यहां आ गया। क्या इसका फंडस कहां है? यहां का यहां पर। पहले कहां था यूट्रस? यहां था। देखो कोई चेंज नहीं आया है, फंडस यहां था, देखो ऊपर ही अभी भी। ये सर्विक्स पहले यहां थी, अभी भी यही है। ये पहले यहां थी, अभी भी यही है। प्रोडक्ट का मतलब क्या? एज इट इज नहीं चल रहा, अपनी नॉर्मल लोकेशन से नीचे आ जाना, वेजिनल कैनाल में आ जाना, क्या कहलाता है? प्रोलैप्स कहलाता है। समझ में आ गया? इन्वर्जन में क्या होगा? ये यूट्रस है, ये पार्ट नीचे आएगा। कितनी बार समझाया, कितनी बार समझाया कि समझा समझा के मैं खुद ना समझ हो गया। अरे चल जा, ये पार्ट नीचे ये पार्ट ऐसे रहता है। समझ में आएगा? उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। डेफिनेशन क्या प्रोलैप्स की? ए चेंज इन पोजीशन एंड द कमिंग डाउन ऑफ द यूट्रस इन रिलेशन टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स इन पेल्विस इज कॉल्ड प्रोलैप्स। ते तो मैं समझा के मैं खुद ना समझ हो गया। अरे चल जा, ये पार्ट नीचे ये पार्ट ऐसे रहता है। समझ में आएगा? उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। डेफिनेशन क्या प्रोलैप्स की? ए चेंज इन पोजीशन एंड द कमिंग डाउन ऑफ द यूट्रस इन रिलेशन टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स इन पेल्विस इज कॉल्ड प्रोलैप्स। फोन नहीं जा। मैं सबके फोन की गैलरी चेक करूंगा जिसने भी फोन यूज किया। तुम फोन में या तो इंस्टाग्राम चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, पता नहीं। हाँ चलाती नहीं हो तो फिर नोट्स चलाओ ना। टाइम नहीं देखना मुझे पता, 5 बजते ही आपसे ज्यादा टेंशन मुझे है। भाई आप पैसे दे के पढ़ते हो तो आप फिर भी आपको पढ़ा नहीं जा रहा, तो मेरे से कैसे पढ़ाया जाएगा? मैं भी तो फिर मेरी भी तो थकान होती है, मेरे भी तो पैरों में होता है। तो आप तो बैठे हो, मैं खड़ा रह रहा हूँ। तो फिर जब पैसे दे के आप नहीं पढ़ सकते, तो मैं पैसे लेके मतलब ज्यादा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो आप? मैं फीलिंग समझ रहे हो ना? मैं बोल देता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरे से रुका नहीं जाता ऐसे। सही बोला ना? फिर भी क्या? ए भाई रे, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, चाइल्ड बर्थ, प्रोलैप्स, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, रीजिंग, कफिंग या ट्यूमर या ओबेसिटी या मेनोपॉज या नॉर्मल एजिंग प्रोसेस, ये प्रोलैप्स के कॉज है। ये सारे एग्जैक्ट कॉज है प्रोलैप्स के, एग्जैक्टली। ये लिखने के बाद डिग्री, डिग्री इज इंपॉर्टेंट। हाँ सही। बोलो मत, ये चू चू ऐसे कबूतर जैसी आवाज क्यों आ रही? कौन बोला? हो गया? डन। देखो डिग्री, डिग्री सुन लो, डिग्री और डिग्री धारी, डिग्री बता दूं? इसमें एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक ही जो मैंने पहले बता दिया आपको। पहले क्या बता दिया? सबसे लास्ट लाइन का हेडिंग देखना, लास्ट लाइन का हेडिंग, लास्ट टॉपिक का बस। कंप्लीट यूटेराइन प्रोलैप्स का नाम क्या है? ये तो है की पॉइंट, बाकी तीनों पढ़ लो। पहले यूट्रस क्या होता है? यह होता है, थोड़ा सा नीचे आ गया, थोड़ा सा कितना? यूट्रस डिसेंड डाउन इनटू अपर वेजिना बट एक्सटर्नल ओस रिमेन इनसाइड वेजिना। क्या लिखा है? सुनो, पूरी बात सुनो। ये है यूट्रस सिंग, ये है सर्विक्स, ये है वेजिनल कैनाल। ये नॉर्मल लोकेशन बता रहा हूं। फर्स्ट डिग्री क्या है? यूट्रस डिसेंड डाउन इनटू अपर वेजिना। यूट्रस यहां से उठ के कहां गया? यहां आ गया, ये लो। बट एक्सटर्नल ओस, एक्सटर्नल ओस कौन सी है? ये है और ये इंटरनल ओस है। 2.5 सेंटीमीटर की सर्विक्स होती है, तो यहां होती है इंटरनल, यहां एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ओस अभी भी कहां है? वेजिना के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ यूट्रस यहां है अभी कहीं, ये एक्सटर्नल ओस अभी तक अंदर है, नेक्ड आई से नहीं देख सकते उसको, बोलते फर्स्ट। दूसरा, सर्विक्स इज एट और आउटसाइड वेजिना। ये है सर्विक्स, ये सर्विक्स अभी तक क्या था? इनसाइड वेजिना। इसमें सर्विक्स बाहर निकल चुका है वेजिनल कैनाल से, लेकिन यूट्रस का जो बॉडी है वो अभी अंदर है। इसका मतलब कहां आ गया? यहां आ गया। समझ आ गया? अब तीसरा, कंप्लीट प्रोलैप्स प्रोसीडिंग एंटायर यूट्रस, एंटायर यूट्रस, पूरा यूट्रस वेजिनल कैनाल के बाहर, मतलब फंडस भी वेजिना के लोअर पोर्शन पे है।
अंडस भी वजना के लोअर पोर्शन पे है, कैसे कैसे समझेंगे? तो ये यूट्रस होता है नॉर्मल, ये सर्विक्स है, ये वेजिनल कैनाल है, ठीक है। अब यूट्रस आ गया, यहाँ ये सर्विक्स है, वजना एंड हुई, इसका मतलब नेक्स्ट आई से पूरे यूट्रस को आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। तो ये तो बाहर है ही, ये साइड वाले वॉल्स भी बाहर है, ये पार्ट भी फंडस भी यूट्रस वजना के लोअर सरफेस पे है, उसको बोलते हैं प्रोसी। खत्म, आगे पढ़ेंगे। हेलो मैम, थैंक यू। लिखोगे? ऑनलाइन वाला 15-20 मिनट ब्रेक ले लो, कॉफी पी लो बढ़िया इंग्लिश में, हो गया ना?